अब आ जाओ नेक्स्ट पीयर रिव्यू चैप्टर में। तो पीयर रिव्यू चैप्टर में भी थोड़े से अमेंडमेंट्स है। अपन ने थोड़ा बहुत पीयर रिव्यू चैप्टर कवर किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू करूंगा शुरू शुरू में। पीयर रिव्यू मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, क्या पीयर रिव्यू इन द सेंस व्हाट, वेयर योर फर्म इज रिव्यूड बाय योर पीयर, मतलब एक और तुम्हारी सीए फर्म, तुम्हारी भाई बंधु तुम्हारा आके रिव्यू करेंगे। एंड देयरफॉर दीज आर बीन नाउ रेगुलेटेड बाय पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022। जो पहले स्टेटमेंट हुआ करता था, अब वो गाइडलाइंस में आ गया नया अमेंडमेंट, पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022। तो पीयर रिव्यू का मीनिंग जो दिया हुआ था, अपन ने देखा था क्या कि पीयर रिव्यू के इसमें पर्टिकुलरली तुम्हारा क्या इवेल्युएट किया जाएगा, पैट। पैट बोले तो प्रोफेशनल एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। पीयर रिव्यू में अगर तुम्हारी फर्म का कोई रिव्यू करने आता है तुम्हारे भाई बंधु लोग, तो पर्टिकुलरली वो लोग क्या इवेल्युएट करते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का तुम कितना पालन कर रहे हो, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जितने डिसीजन है सब सब सब, एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, या जो हमारे जितने टेक्निकल स्टैंडर्ड है ये सब का तुम कैसे कंप्लायंस कर रहे हो, ये चेक किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज इंक्लूड कर दिया, डेट इज व्हाट, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, AQMM, वेर एवर एप्लीकेबल। तो AQMM क्या है, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल एक मॉडल है जो कि तुम्हारा स्पेशल टास्क फोर्स ने एक प्रकार से एक गाइडलाइन बनाई है, जहां पे तुम अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करोगे। एज अ सीए फर्म मैं अपना असेसमेंट करूंगा बेस्ड ऑन द स्कोरिंग गाइडलाइन गिवन टू मी इन द AQMM। तो ऑडिट क्वालिटी मुझे गाइडलाइन दिया रहेगा कि तुम अपने क्वालिटी वाइज तुम्हारी ऑडिट क्वालिटी कैसी है, तुम खुद इवेल्युएट करो, खुद सेल्फ असेस करो, तुम खुद असेस करके स्कोरिंग करो। और ये जो स्कोरिंग है ना, इसका जब पीयर रिव्यूअर आएगा तो वो चेक करेगा कि तुमने जो स्कोर किया है, तुम्हारा जो सेल्फ असेसमेंट है वो कैसा है, क्या तुमने सही सही सेल्फ असेसमेंट किया है कि कुछ भी किया है। तो बेस्ड ऑन AQMM पीयर रिव्यूअर को अब जब वो आएगा तो पीटी तो देखेगा ही, प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड देखेगा ही, साथ में वो क्या देखेगा, AQMM भी देखेगा। AQMM अगर तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आता है या कुछ भी आता है, तो इसको तुम कहीं भी पब्लिसाइज नहीं कर सकते हो, वेबसाइट ऑफ द कंपनी या वेबसाइट ऑफ द सीए फर्म या कहीं पे भी तुम एज सच इसको पब्लिसाइज नहीं कर सकते हो, वरना यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल। पब्लिसिटी के लिए कौन सा, सॉलिसिट के लिए पार्ट 1, सेवन, पार्ट 1 7 सेवन, 6 है क्या? 5 हे भगवान, 5 है। ये था ना 6 क्लॉज शेड्यूल 6 है 1 ना? पार्ट 1 क्लॉज 6। हाँ मैंने क्लॉज 6 क्लॉज 7 के लिए बताया भी था पर्टिकुलरली, डिफरेंस मार्क करवा के लिखवाया भी था, क्या है डिफरेंस क्लॉज 6 में क्लॉज 7 में। पर्टिकुलरली वो 4-5 शब्द आएंगे, तुम्हारा लेटर हेड, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो क्लॉज 7 में जाना है मोस्टली, प्रोफेशनल अटेनमेंट अचीव कर रहे हो। एंड लास्टली इसके अलावा कुछ जगह स्पेसिफिकली तुमको याद रखने की कौन से गाइडलाइन क्लॉज 7 में दिया हुआ है। बाकी सॉलिसिट वगैरह आता है तो तुमको क्लॉज 6 लिखना ही है, सॉलिसिट हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है यहाँ पे। और क्लॉज 5 कहाँ से याद आ रहा है, बीच का क्लॉज 6 है, क्लॉज 7 बोल रहे हो, कोई क्लॉज 5, पूरे कॉन्फिडेंस की धज्जे उड़ा रहे हो। AQMM कभी अब तुमको क्या करना पड़ेगा एज अ पीयर रिव्यूअर, जब तुम आओगे यहाँ पे तो तुमको AQMM भी देखना है अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा देखो, ब्रांच पीयर रिव्यूअर का भी एक कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐड कर दिया। ब्रांच पीयर रिव्यूअर इज नथिंग बट व्हाट, तुम्हारे सीए फर्म की जो कोई ब्रांचेस होगी, उन ब्रांच के लिए अगर किसी पीयर रिव्यूअर को अपॉइंट किया गया है कि वो ब्रांच का जाके रिव्यू करना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रांच का पीयर रिव्यूअर। उसको भी सेम वही कंडीशन, वही क्वालिफिकेशन, सब वही सेम एज इट इज एप्लीकेबल है, कोई अलग चीज नहीं है। एक न्यू यूनिट का कॉन्सेप्ट ऐड किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। न्यू यूनिट इन द सेंस, मान के चलो अगर आज मैं सीओपी लेता हूँ, मैं आज सीओपी लेता हूँ, मैं अभी अभी प्रैक्टिस चालू किया हूँ, तो क्या तुम लोग को लगता है कि मेरी इतनी बड़ी फर्म हो गई है कि मेरे दूसरी फर्म आए और मेरे ऊपर मेरा पूरा रिव्यू करे? तो पर्टिकुलरली पहली बात तो टॉर्चर तो ही रहूँ मैं, दूसरी बात खर्चा मेरे को लग रहा है, पैसा बियर कौन करेगा पीयर रिव्यू का, जिसका रिव्यू होता है वो बियर करेगा ना खर्चा, सामने वाले को तो पैसा मिलेगा, रिव्यूअर जो रिव्यूअर है उसको पैसा देगा कौन, आईसीआई थोड़ी ना देगी, तुम दोगे जिसका रिव्यू हो रहा है। तो मैं अभी अभी नया फर्म हूँ, ना एक कोई ऑडिट किया हूँ ना कुछ किया हूँ, और आगे मेरा रिव्यू करने तुम लोग, तो तुम लोग क्या देखोगे, प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड में देखोगे क्या, मैंने तो ऑडिट ही नहीं किया है। तो यहाँ पे इसलिए न्यू यूनिट का कॉन्सेप्ट एक लेके आया, जहाँ पे हो सकता है पीयर रिव्यू की कंडीशन तुमको एप्लीकेबल ना करे इन केस इफ यू आर अ न्यू यूनिट। न्यू यूनिट इन द सेंस न्यू प्रैक्टिसिंग यूनिट, पीयू हो तुम, नए नए नए। तो न्यू यूनिट मतलब कौन से होगा, मींस अ फर्म हुज डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज लेस देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीयर रिव्यू। मतलब पीयर रिव्यू के एप्लीकेशन के पहले अगर तुम्हारा 12 मंथ पहले ही तुमने अभी अभी पीयू बने हो तुम, यूनिट अभी अभी बने हो तुम, तो तुमको न्यू यूनिट में आ जाओगे तुम।
दूसरी बात, विच मे और मे नॉट हैव रेंडर्ड एनी एश्योरेंस सर्विस ड्यूरिंग द सेट पीरियड। तुमने अगर एश्योरेंस सर्विस दे के भी रखी है, मान लो तुमने 2-3-4 ऑडिट भी किए और तुमको 9 ही महीना हुआ है, तो भी तुमको कौन सी यूनिट माना जाएगा? न्यू यूनिट। इसके अलावा मान के चलो अगर आज मैं प्रैक्टिस डाल देता हूँ अपनी, और मैं 1 साल से 2 साल हो गया खाली बैठा हूँ, मतलब एक प्रैक्टिस आज तक मैंने एक ऑडिट साइन नहीं किया, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस में है मेरे पास, लेकिन मैं आज तक एक भी ऑडिट लाइन नहीं किया, मैं या तो टैक्स रिटर्न का काम करता हूँ या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशन का काम करता हूँ, मैं अभी तक अश्योरेंस एंगेजमेंट दिया ही नहीं हूँ एक भी। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट का ही तो पीयर रिव्यू होता है, मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट दिया ही नहीं हूँ अभी तक, तो इसलिए भी इसको क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस यूनिट इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स बट नॉट रेंडरिंग एनी एश्योरेंस सर्विस। अभी तक मैंने कोई एश्योरेंस सर्विस दी नहीं है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? न्यू यूनिट। और न्यू यूनिट को कुछ कुछ एग्जाम्पशन है कई कई जगह पीयर रिव्यू में, अपन नीचे देखेंगे। क्लियर है? इसलिए न्यू यूनिट का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तुम लोगों को। क्या न्यू यूनिट मतलब? क्या कोई भी फर्म जो कि 12 महीने से कम इस्टेब्लिश्ड है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीयर रिव्यू, या फिर 12 महीने से ज्यादा है लेकिन अभी तक कोई भी एक भी एश्योरेंस सर्विस उसने नहीं दी है, एक भी एश्योरेंस सर्विस उसने नहीं दी है। क्लियर है क्या? फिर पीयर रिव्यू गाइडलाइन 2022 शैल बी डीम्ड टू बी अ गाइडलाइन ऑफ द काउंसिल अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल टू द एक्ट। तो तुम लोगों को पता होगा गाइडलाइन बोलने से क्या हो जाता है, अपने को दिमाग में आता है कि ये तो मैंडेटरी नहीं है, ये तो ऑप्शनल होता है गाइडलाइंस, राइट? टीटी में पढ़े होंगे, कई जगह लॉ में पढ़े होंगे तुमने कि गाइडलाइंस ऑप्शनल है, सर्कुलर जो डायरेक्टिव्स होते हैं। तो जो गाइडलाइंस है, इफ इट इज ऑप्शनल, तो इसको आप फॉलो नहीं करें तो भी चलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको लिया गया कि ये 221 में, 221 याद है, शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1, क्या बोलता था शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1? शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1 जो भी गाइडलाइंस है और मतलब जो भी ऐसे वगैरह है सबका कंप्लायंस करना है। सीए एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, राइट, सर्कुलर, ये Rules, सब का तुमको regulations, कंप्लायंस provisions, करना है। इफ यू वायलेट देम देन यू विल बी हेल्ड जीपीएम अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 पार्ट 2 क्लॉज 1। तो इसलिए clause इसको 1. गाइडलाइन माना गया है, और यहाँ पे तुम अगर इसका कंप्लायंस जीपीएम अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 1, and therefore it is obligatory for the practicing unit to comply with the provisions contained in this statement, or rather what guideline. क्लियर? पहले था पीयर रिव्यू स्टेटमेंट, अब हो गया पीयर रिव्यू गाइडलाइंस 2022। इसके अलावा अपन ने ये देखा था पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर्स। सिग्निफिकेंस क्या है भैया कि अगर पीयर रिव्यू सामने वाला हमारा पीयर रिव्यू करने आता है तो हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो अपना काम करता है, हम उसको डॉक्यूमेंट दे देते हैं और वो अपना डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सारे अपना चेक करते रहते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट अप्लाई हुआ है कि नहीं, मैंने एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो किया कि नहीं, मैंने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किया कि नहीं, सारे तो हम डिस्टर्ब नहीं होते। दूसरी बात, ऑडिट इन्वायरमेंट इतना डायनामिक हो चुका है कि हमको भी नए नए टूल्स, नए नए मेथोडोलॉजीज हमको भी पता चलना चाहिए। तो हमारा पीयर रिव्यू होगा तो क्या पता चलेगा, हमको भी डायनामिक इन्वायरमेंट से हम यूज टू होंगे। और तीसरा क्या बोला था कि हमारे वर्क को कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सिंस वी हैव बीन पीयर रिव्यूड, हमारे पास पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट है, एंड देयरफॉर वी कैन यूज इट एज अ डिफेंस के रूप में अपन उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा था सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर रिव्यू। ऑब्जेक्टिव में देखा था अपन ने क्या कि पीईटी का कंप्लायंस करना, प्रॉपर सिस्टम इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा इससे। यही तो है पीयर रिव्यू का कि डॉक्यूमेंटेशन तुम प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं, तुम पीईटी का कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, क्या इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पीयर रिव्यू का है क्या कि बहुत खुद के गलतियां निकालना, कि क्वालिटी रिव्यू का है? वो पीयर रिव्यू का है कि क्वालिटी रिव्यू का है? क्वालिटी रिव्यू का है। Quality review. राइट, पीयर रिव्यू का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि तुम्हारा खुद की गलती निकाले, हाँ, लेकिन अगर इन केस तुम्हारी क्रॉनिक नेचर की कोई डेफिशिएंसी पता चलती है तो जरूर उसको रिपोर्ट किया जाएगा, उसको जरूर रिपोर्ट किया जाएगा टू द इंस्टीट्यूट। एंड पीआर सीक्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पैटर्न्स ऑफ नॉन कंप्लायंस ओनली, मतलब जहां जहां क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड में नॉन कंप्लायंसेस पता चल रहे हैं उसको हमको एड्रेस करना है क्लियरली। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था पीयर रिव्यू का, ये अपन ने किया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद स्कोप भी अपन ने किया हुआ था, याद है स्कोप? मैंने बताया था पीयर रिव्यू का पिछले आएगा अगर रिव्यूअर तो कितने साल तक का पिछला डेटा का अश्योरेंस सर्विस को वो रिव्यू कर सकता है, पिछले कितने सालों का कर सकता है? 3 years. 3 years, 3 राइट? साल. तो पिछले 3 सालों का जो वो अश्योरेंस सर्विस उठाएगा, कौन सा सर्विस? अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस नहीं। मैंने बताया था नॉन अश्योरेंस, अपन ने शिवम की कहानी ली थी, शिवम की अधूरी कहानी, अधूरी प्यार वाली कहानी। तो इसके अलावा जो अश्योरेंस सर्विसेज में भी तुम्हारा स्कोप, मतलब जब तुम देखने जाओगे रिव्यू करने तो तुम क्या क्या रिव्यू करोगे, तो तुम देखोगे कि भैया प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड उसने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है जब वो अश्योरेंस सर्विस ये दे रहा था। इसके अलावा तुम देखोगे कि डायरेक्शन और गाइडलाइन जो काउंसिल ने इशू की है, मेंबर्स को अलग से इशू की है, आर्टिकल असिस्टेंट्स को अलग से इशू की है।
तो मेंबर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, जो डायरेक्शंस है, वो सब कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स, आर्टिकल असिस्टेंट्स के लिए जो गाइडलाइन है, इंक्लूडिंग रजिस्टर ऑफ अटेंडेंस, वर्क डायरी, स्टाइपेंड पेमेंट, अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये सब कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे। तो 3 पॉइंट तो अपन को कंप्लायंस से याद आएंगे। कंप्लायंस ऑफ पीईटी, compliance of direction and guidelines issued to members, compliance of directions and guidelines issued to article assistant। इसके अलावा मैंने बताया था कि ऑफिस में काम करने के लिए जगह नहीं है, एक दो तीन आर्टिकल एक ही कंप्यूटर के पीछे झगड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लाइंट आए तो सोफा वगैरह रहना चाहिए बैठने के लिए। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारे आर्टिकल डुल्लू बह जाए, तुम्हारा प्रॉपर उसको अपडेट देते जाओ, कोई अमेंडमेंट आए तो सब उनको बताते जाओ। इसके अलावा सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस सर्विसेज तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब कंप्लायंस देखोगे तुम, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू में सिस्टम एंड प्रोसीजर है कि नहीं प्रॉपर, और क्वालिटी रिपोर्टिंग क्वालिटी कैसी है, ऐसे 700 का पालन किया कि नहीं किया, 700 की सीरीज का पूरा पूरा कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग कैसा है, सारी चीजें सही सही स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, रिपोर्ट क्वालिटी क्या है रिपोर्टिंग की। एंड एक नया पॉइंट ऐड हो गया जो कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्या, AQMM, जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में भी ऐड हो गया, जो कि तुम्हारे पीयर रिव्यू के डेफिनेशन में भी ऐड हो गया, और अब तुम्हारे स्कोप में भी हो गया। मैंने क्या बताया, रिव्यूअर अब आएगा पीयर रिव्यू करने तो वो AQMM भी देखेगा, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये भी देखेगा, राइट। तो ये वाला एक ऐड हुआ है तुम्हारे स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू में, बस इतना है, बाकी वही पुराना है। क्लियर है क्या? इसके अलावा अपन ने पीईटी देख लिया था। पीईटी मतलब क्या होता है भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अलग से थे एंटिटीज के लिए अदर देन कंपनीज, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 133 सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है, नोटिफाइड है फॉर कंपनीज, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जो 133 सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है। एंड सिमिलरली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट जो एप्लीकेबल है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, SQC 1 हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, गाइडेंस नोट हो गए, लाइक गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट, गाइडेंस नोट ऑन कारो, जितने गाइडेंस नोट है तुम्हारे ये सब। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, SIA, जो कि अपन इंटरनल ऑडिट चैप्टर में पढ़ेंगे, 2 SIA अपन को देखने हैं। सिमिलरली गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, डायरेक्शंस, अनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट का पार्ट हो गया, समझ लो। फिर तुम्हारा फ्रेमवर्क हो गया फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ FS, लाइक शेड्यूल 3। एंड लास्टली तुम्हारा CA एक्ट प्रोविजन वगैरह, ये तो अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बोल दिया कि पीईटी में और भी कोई टेक्निकल, प्रोफेशनल या एथिकल स्टैंडर्ड या अदर स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी गवर्निंग द प्रोफेशनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कौन गवर्न करती है तुम्हारी, ICAI। जो ICAI को अगर लग रहा है किसी और स्टैंडर्ड को भी प्रिस्क्राइब करना है एज अ PET, तो वो अगर करती है तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, PET। दैट इज व्हाट PET इज। तो PET सिंपल था, एक AS के 2-3 पॉइंट थे, AS अदर देन कंपनी वाले, AS प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, और इंड एस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, रेड विद कंपनीज इंड एस रूल्स, और ऊपर में था कंपनी AS रूल्स, करेक्ट, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स और कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, ये दिया ना, रेड विद कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स। और यहाँ पे क्या आएगा, अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेड विद कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, ये 2 रूल्स है कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड। सिमिलरली तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के रिलेटेड आ जाएंगे टर्म्स, एंगेजमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, SQC 1, गाइडेंस, स्टेटमेंट्स, ये सब तुम्हारे कहा जाएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में। फिर शेड्यूल 3 हो गया, एंड प्रोविजन फॉर रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, रिलेटेड प्रोविजंस हो गए। और लास्टली नया पॉइंट क्या है तुम्हारा, और भी कोई अगर प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड जो ICAI को लगता है प्रिस्क्राइब करना चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट में भी अपन ने देखा हुआ था कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में कौन कौन नहीं आएगा, तो ये सब तो आएंगे ही नहीं, ये सब तो आएंगे ही नहीं। इसके अलावा अश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विसेज अलग से डिफाइंड है, अलग से डिफाइंड है। अगर अश्योरेंस एंगेजमेंट की सर्विस के जो डेफिनेशन में अगर वो सर्विस डिफाइंड नहीं है ना, तो उसको भी तुम मान लोगे क्या, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब एक फर्दर क्लैरिफिकेशन ऐड किया इंस्टीट्यूट ने, आई पॉइंट देखना, कि एनी अदर सर्विस रेंडर्ड और फंक्शन परफॉर्म बाय प्रैक्टिशनर नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल टू द अश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब अगर काउंसिल उसको अश्योरेंस एंगेजमेंट में इंक्लूड नहीं की है, तो इसका मतलब वो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट डायरेक्टली तुम मान सकते हो, इवन इफ यहाँ पे मेंशन नहीं है तो ये एक फर्दर क्लैरिफिकेशन है इंस्टीट्यूट का, कि अगर काउंसिल ने इस सर्विस को अश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस नहीं बोला है, तो मतलब वो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस है। ठीक है, तो फिर उसका वेट मत करना वो यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है तो भी यहाँ पे आ जाएगा आई वाले पॉइंट में। थोड़ा और एनहांस किया है लिमिट, थोड़ा और एनहांस किया कवरेज को, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस को। क्लियर है, और एश्योरेंस सर्विस को एग्जॉस्टिव बना दिया, मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस में जितना दिया है उतना ही है, उसको एग्जॉस्टिव बना दिया, और इसको इंक्लूसिव बना दिया, नॉन एश्योरेंस को इंक्लूसिव बना दिया, कि वहां पे जो नहीं दिया वो यहाँ पे आ ही जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज गिवन हियर और नॉट। लेकिन एश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस में जो नहीं दिया है
वो वहां पे नहीं दिया, मतलब वो अश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस नहीं है। अभी आ जाओ नेक्स्ट, फिर तुम्हारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू टू प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो एप्लीकेबिलिटी वाइज में अब इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, काउंसिल ने अपनी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये देखा कि पीयर रिव्यू ना हम बहुत सालों से चाह रहे हैं कि अप्लाई करें, लेकिन क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है कि पीयर रिव्यू हम उतना ज्यादा प्रॉपर्ली मॉनिटर कर नहीं पाते हैं, और सामने वाली जो एंटिटी, सामने वाली जो सीए फर्म है वो अपना पीयर रिव्यू कई बार नहीं कराती है। तुम लोग खुद ने देखा होगा तुम्हारी फर्म का कितने बार पीयर रिव्यू हुआ है, या फिर कई बार पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं भी रहता होगा, ऐसा कई जगह हो सकता है तुमको मिला हो। तो अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जहां पे इंस्टीट्यूट ने ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया जहां पे तुम्हारी जो सीए फर्म है ना वो खुद आके बोलेगी कि भैया हमारा पीयर रिव्यू कर दो, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि तुमको बैंक ऑडिट करना है तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंश्योरेंस ऑडिट करना है तो पीयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तुम्हारे 3 या उससे ज्यादा पार्टनर है, तुम अश्योरेंस सर्विस दे रहे हो तो तुम्हारे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कुल मिला के तुम्हारे पास अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम इन लोग की ऑडिट नहीं कर सकते हो, तो उस केस में तुमको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट झक मार के लेना ही पड़ेगा। और अब पीयर रिव्यू की सर्टिफिकेट की लेने की जो प्रोसेस है, पीयर रिव्यू प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन कर दिया है ओवरऑल, इन द सेंस व्हाट कि पीयर रिव्यू का पहले जो जितना टाइम लगता था 60 दिन, अब उसको ओवरऑल टाइम लिमिट तुम्हारा 20 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, सारी टाइम लिमिट जो है वो सब कम कर दी है, ये स्ट्रीमलाइन कर दिया गया प्रोसेस को। तो पीयर रिव्यू गाइडलाइंस में मेजर यही है अपना जो देखना है, एक तो एप्लीकेबिलिटी वाइज पीयर रिव्यू टू प्रैक्टिसिंग यूनिट। एक इंपॉर्टेंट तो तुम लोग को पता हुआ है, अगर लिस्टेड एंटिटी का मेरे को ऑडिट करना है तो क्या मेरे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मुझे लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करना है तो क्या मेरे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अपन ने पढ़ा हुआ है। होना चाहिए। होना चाहिए, कहाँ पे पढ़ा हुआ है अपन ने, ये बताओ मुझे। यहाँ पे दिक्कत आएगी तुम लोग को, याद आना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी पूछा हुआ है मेरा। अगर मैंने लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट करना है तो मेरे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये पढ़ा हुआ है तुम्हारा, कहाँ पढ़ा हुआ है। पीयर रिव्यू में पढ़ा हो। क्वालिफिकेशन ऑफ पीयर रिव्यू कंपनी ऑडिट में कहीं तो होगा। LODR हाँ, पीएससी भी मैं बोले तो तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, पहली बात मैं तो एकदम डीप जाके पूछना चाह रहा था कि प्रोफेशनल एथिक्स के कौन से क्लॉज में पढ़े हो। तुम लोग चैप्टर भी प्रोफेशनल एथिक्स नहीं बोल रहे हो, तुम लोग चैप्टर एलओडीआर कोई कंपनी एक्ट बोल रहे हैं, एटलीस्ट चैप्टर तो प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का क्लॉज 9 था जितना मेरे को याद है, शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का क्लॉज 9 था, देखो एक बार। नहीं। ठीक है, तो ये आएगा तो तुमको ये रेफरेंस देना पड़ेगा ना। ये आया हुआ है क्वेश्चन मई 22 में, ये मई 22 का क्वेश्चन आया हुआ है ये ऑलरेडी, ये अभी का अमेंडमेंट नहीं है, ये आईसीए ने तो फर्दर बस क्लैरिफाई किया है, फेज 1 में डाल दिया उसको, फेज 1 में डाल दिया कि भैया अगर तुम लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट कर रहे हो तो ऑलरेडी सेबी ने नोटिफाई कर दिया है, हम अपने तरफ से तुमको और बोल रहे हैं कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ले लेना। तो पीयर रिव्यू में तो अभी अभी आया है ये मई 22 से आया हुआ है ये वाला पॉइंट तो, और ये सीधा एग्जाम में भी आया हुआ है। तो तुम लोग को चैप्टर कौन सा है वही याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो एलओडीआर कंपनी एक्ट करते रहोगे। और ये मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला था, मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने बताया था मई 22 में आया हुआ है ये, पर्टिकुलरली मैंने बताया था कि मेरी बहुत लोगों से बात भी हुई थी और कई लोगों ने ये गलत किया था आंसर, सब वही एलओडीआर वगैरह ही सोच रहे थे, लिस्टेड एंटिटी है लिस्टेड एंटिटी है। तो ठीक है, चले आगे बढ़े। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया समझो, एप्लीकेबिलिटी वाइज मैंने क्या बताया। अब इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, सीए फर्म को ऐसा मैंडेट करवा रही है कि सीए फर्म खुद आगे तुमको बोलेगी क्या आईसीआई को कि हमारा पीयर रिव्यू करवा दो, हमारा पीयर रिव्यू करवा दो, मैंडेटरी, वॉल्यूंटरी या फिर स्पेशल पीयर रिव्यू। तो ये 3 हो गया, एक मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी तुम्हारा पीयर रिव्यू होगा ही होगा, मैंडेटरीली तुम्हारा होगा ही होगा। वॉलेंटरी मतलब तुम अगर चाहो तो तुम आके हमारे से पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ले लो, मतलब पीयर रिव्यू करवा लो अपना खुद सुओ मोटो वॉलेंटरी। और तीसरा स्पेशल केस मतलब कि अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को कहीं से कानाफूसी होती, कहीं से मतलब कहाँ से होगी, डायरेक्टर डिसिप्लिन कुछ बोला है या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बोली है या डिसिप्लिनरी कमेटी बोली है या कोई और कहीं का रेगुलेटरी बॉडी तुमको आके बताई है कि ये सीए फर्म प्रॉपर ऑडिट या प्रॉपर कंट्रोल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे नहीं है, अगर
तो उस केस में अगर लगता है आईसीआई को तो तुम्हारा स्पेशल केस रिव्यू करवाया जा सकता है। और स्पेशल केस रिव्यू में हो सकता है तुम्हारा जो पीरियड ऑफ रिव्यू है पिछले 3 सालों का हो या 3 साल का अलग कुछ हो। तो यहाँ पे देखो स्पेशल केस में क्या लिखा है, रिसीव्ड फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई और डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट और रेगुलेटर विच इन द ओपिनियन ऑफ द पीआरबी, पीयर रिव्यू बोर्ड के ओपिनियन में ऐसा लग रहा है उनको कि भैया इसका प्रैक्टिसिंग यूनिट का पीयर रिव्यू करवाना जरूरी है। देयरफॉर दे मे कंडक्ट अ स्पेशल पीयर रिव्यू ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर द सर्टेन पीरियड एज मे बी डिसाइडेड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड। पीयर रिव्यू बोर्ड जो पीरियड का बोलेगी उस पीरियड का पीयर रिव्यू होगा। फिर अगर उसको सेक्रेटरी आईसीआई ने बोला है, पीयर रिव्यू बोर्ड को आईसीआई का सेक्रेटरी ने बोला है रिव्यू करवाने ये फर्म का, या फिर डायरेक्टर डिसिप्लिन ने बोला है, या फिर तुम्हारी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी ने बोला है, तो उस केस में पीआरबी तुम्हारा पीयर रिव्यू करवा सकती है। तो 3 केस हो गए तुम्हारे, एक मैंडेटरी, एक वॉलेंटरी और एक स्पेशल रिव्यू केस। तो उसमें मैंने क्या बताया कि भैया अब तुम्हारे पास आईसीआई ने क्या किया कि तो अब तुमको पीयर रिव्यू मैंडेटरी कराते जा रही है। कैसे कराते जा रही है? फेज वाइज कराते जा रही है। फेज 1 तुम्हारा एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से, जो कि तुम्हारा अभी अपन ने देखा क्या कि सारे लिस्टेड एंटिटी के केस में अगर तुमको लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट करना है तो यू हैव टू हैव व्हाट, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कब लगता है तुमको? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कब लगेगा? जब तुम एज अ ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो, प्लस जब तुम रिपोर्ट दे रहे हो, अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो, तुम्हारे पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास जब तुम पीयर रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो या फिर तुम्हारा ऑडिट अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस टाइम पे ही, दोनों टाइम पे तुम्हारे पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, होल्डिंग अ वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट शुड बी अ प्रीरिक्विजिट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है ये, फॉर अंडरटेकिंग ऑडिट ऑफ ऑल एंटिटीज। मैंने क्या लिखा है, बोथ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज वेल एज व्हाइल इशूइंग द रिपोर्ट, फॉलिंग अंडर फेज 1, 2, 3, 4। तो फेज 1 तुम्हारा 1 अप्रैल 2022 से चालू हो रहा है, फेज 2 2023, फेज 3 2024 एंड फेज 4 2025 से अप्लाई हो जाएगा। फेज 1 अपन ने देख लिया क्या, जहां पे इक्विटी सिक्योरिटीज या फिर डेट सिक्योरिटीज भी अगर लिस्टेड है तुम्हारे, इंडिया में लिस्टेड हो या फिर अब्रॉड हो, फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो तुम लिस्टेड हो रहे हो, कहीं से भी, कहीं के भी थ्रू, या तो इंडिया में या तो आउटसाइड इंडिया, या तो तुम्हारी इक्विटी शेयर लिस्टेड है या तुम्हारी डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, डजंट मैटर, यू विल बी कॉल्ड अ लिस्टेड एंटिटी। और अगर तुमको उस लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करनी है, देयरफॉर यू गॉट टू हैव व्हाट, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। पहला हुआ फेज 1। फेज 2 देखो क्या बोलता है, जहां पे तुम स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी है और अनलिस्टेड है, ऊपर में फॉल नहीं हो रही है कहीं भी, और ये पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ है, या फिर टर्नओवर उसका 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर लोन्स एंड बोरिंग जो उसकी है, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट, ये सब मिला के मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। क्या क्या बोला मैंने, पेड अप शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, लोन्स, आउटस्टैंडिंग, बोरिंग वगैरह उसकी डिपॉजिट होल्डर्स के थ्रू भी अगर मिला के देखो तो भी 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड तीसरा तुम्हारा टर्नओवर मेरी 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो अगर तुम ऐसे एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो तो तुम्हारे पास यू गॉट टू हैव पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे ये जो लिमिट देखनी है तुमको कब देखनी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तुमको ये सारी लिमिट देखनी है। प्लस 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 जहां पे 5 या उससे ज्यादा पार्टनर है और जो अटेस्टेशन सर्विस रेंडर कर रहे हैं उनकी भी, उन प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी अब मैंडेटरीली पीयर रिव्यू अप्लाई हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से, जहां 5 या उससे ज्यादा पार्टनर है। सिमिलरली 2024 से 4 या उससे ज्यादा पार्टनर जहां पे उनको अप्लाई हो जाएगा, और 2025 में 3 या उससे ज्यादा पार्टनर है। कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो 2025 ऑनवर्ड से तो मोस्टली 90% ऑफ द फर्म्स को अप्लाई हो ही जाएगा पीयर रिव्यू, जहां पे 3 या उससे ज्यादा पार्टनर है तुम्हारे और तुमने कहीं भी अटेस्टेशन सर्विस दी थी, तो उस केस में तुमको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो जाएगा। तो अपन ने फेज 1 और फेज 2 कंप्लीटली देख लिया। फेज 3 में देखो क्या बोलता है, फेज 3 में बोलता है कि अगर तुमने फंड रेस किया या तो पब्लिक से, मतलब तुमने पब्लिक से डिबेंचर इशू किया मान लो, या पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, पब्लिक डिपॉजिट लिया है, कुछ भी, या फिर बैंक से लोन लिया हुआ है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, और तुम्हारा कुल मिला के कितना हो रहा है 50 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट, तुम इस स्टैट्यूटरी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो। किसका? Statutory audit of entities which have raised fund from public banks, FIs of over 50 crore during the period under review of any body corporate या including trust का भी, तो उस केस में अपन इसको क्या बोलेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है ये, और तुम पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट करो कुल मिला के, तो हम मान लेंगे तुम्हारा फेज 3 ऑनवर्ड से तुमको पीयर रिव्यू करवाना ही पड़ेगा अगर तुम ऐसी एंटिटी को ऑडिट कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का, ठीक है, या फिर और कौन कौन है,
रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक या बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओवर ₹50 करोड़। तो अपन को तुम लोग को याद है पुरानी जो लेवल 1 लेवल 2 था, तो ये लोग लेवल 1 में आते थे। ये लोग जिनका 50 करोड़ से ज्यादा लेंडिंग है फ्रॉम पब्लिक बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लोग लेवल 1 में आते थे। ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट व्हिच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी भी में ही अगर आ रहे हो तुम लोग, तो उस केस में भी तुम्हारा मैंडेटरीली पीयर रिव्यू होगा 1 अप्रैल 2024 से। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी मतलब कौन होती है? तो तुमने पढ़ा होगा नफरा रूल्स, याद है? नफरा रूल्स में इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो। याद है कुछ नफरा रूल्स? नफरा रूल्स पढ़े थे। वहां पे उन एंटिटीज को भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बोला जा सकता है, क्योंकि वो एज सच नफरा रूल्स उन्हीं एंटिटीज को अप्लाई करना चाह रहे हैं जहां पे ऑडिटर जो है वो ऑडिट किसका कर रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का कर रहा है। तो यहाँ पे अगर डिफाइन नहीं है तो तुम वहां से डेफिनेशन हो सकता है उठा लो, हो सकता है उठा लो, ठीक है। एंड लास्टली तुम्हारा प्रैक्टिसिंग यूनिट्स रेंडरिंग अटेस्टेशन सर्विसेज एंड हैविंग 4 और मोर पार्टनर, ये अपन ने देखा है। और लास्ट फेज 4 जो तुम्हारा 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा, वो तुम्हारा हो गया प्रैक्टिसिंग यूनिट्स व्हिच प्रपोज टू अंडरटेक ऑडिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांचेस। तो ये तुम लोग को याद है अप्रैल में जो अपनी तुम्हारी बैंक ऑडिट्स आती है, अप्रैल में जो बैंक ऑडिट्स आती है वो कौन से बैंकों की आती है? तुम्हारे आईसीआईसी बैंक, प्राइवेट बैंक की आती है क्या? एचडीएफसी बैंक की नहीं आती ना, पब्लिक सेक्टर बैंक की आती है, क्योंकि उनको ही वो वाला स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है। कौन सा? एक एचओ का ऑडिट अलग और ब्रांच ऑडिट्स अलग। फिर ब्रांच की ऑडिट्स जितनी होती है वो कंसोलिडेट होती है सारी की सारी। तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ऑडिट्स की बात हो रही है, ब्रांच ऑडिट्स, अगर तुमको वो भी करना है ना जो अप्रैल में ऑडिट वगैरह आती है, तो फिर तुम्हारे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2025 से ये हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फेज वाइज मैनर में इंस्टीट्यूट क्या कर रही है? सारे फर्म्स को पीयर रिव्यू लेना पड़ जाए ऐसा कोशिश कर रही है। क्लियर है? ये अभी तुम्हारा फेज वाइज एप्लीकेबिलिटी है। आई होप यू आर थ्रू विद दिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए यहाँ से एमसीक्यू में, देख लो एक बार। अभी नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या दिया है। पीयर रिव्यू बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, पीयर रिव्यू बोर्ड में कौन कौन होगा कंपोजिशन वाइज, पीयर रिव्यू बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, उनका टेन्योर क्या होगा, अगर मेंबर्स वेकेट करते, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई तो फिर कैसा चलेगा, एंड कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है टू बिकम अ मेंबर ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड, ये अपन को पढ़ना है मोस्टली। तो कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा पीयर रिव्यू बोर्ड? ये मैंने बताया था शुरू में भी। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का जब मैंने बताया था, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन कौन करती है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे कौन करती है? आईसीआई की काउंसिल, बाय द काउंसिल ऑफ आईसीआई। तो मैंने बताया था ना ब्रॉडली, अगर कौन सा ब्रॉड बोलूंगा तो क्यूआरबी का बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया समझ लो। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, उनका देखने का पूरा अलग रहता है, वो फ्रॉड एंगल से भी ज्यादा देखते थोड़ा। सिमिलरली कंपोजिशन वाइज एक नया चीज ऐड हुई है, पहले था मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 मेंबर होंगे, अब इन्होंने मिनिमम भी क्राइटेरिया डाल दिया 6 की। तो मिनिमम 6 होंगे, मैक्सिमम 12 मेंबर्स होंगे। मिनिमम 6 होंगे, मैक्सिमम 12 मेंबर होंगे, ऑफ हुम मोर देन इक्वल टू 50% शैल बी फ्रॉम काउंसिल मेंबर्स। मतलब अगर टोटल 9 मेंबर्स है, टोटल अगर 9 मेंबर्स है कंपोजिशन ऑफ, अगर मैं इंस्टीट्यूट काउंसिल की कंपोजिशन अगर मैं बोलूं पीयर रिव्यू बोर्ड में, तो इसमें से कितने होने चाहिए काउंसिल से? 9 में से 9 में से कितने काउंसिल से होने चाहिए? बोलो भाई। 5 होने चाहिए एटलीस्ट, बोले ना एटलीस्ट। तो 5 मेंबर्स आईसीआई काउंसिल से होने चाहिए, बाकी 4 कहीं और से भी होंगे तो नॉमिनेट करके चल जाएगा। तो 5 एटलीस्ट फ्रॉम द काउंसिल मेंबर्स होने चाहिए। काउंसिल शैल अपॉइंट चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड काउंसिल मेंबर। तो ये जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है वो क्या यहाँ से आएंगे कि यहाँ से आएंगे? 5 में से 5 में से आएंगे, चेयरपर्सन या फिर वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। टेन्योर ऑफ मेंबर तुम देखोगे तो टेन्योर ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर, तो 9 में 2/3 कितना हुआ? 9 का 6। तो 6 में से 6 मेंबर्स का कितना होगा? 3 इयर्स या फिर टर्म एंड ऑफ काउंसिल मेंबरशिप विचएवर इज अर्लियर। तो ये जो 5 है प्लस 1 कोई एक यहाँ से उठा लो, तो या तो इनका जो 3 साल है वो खत्म हो रहा है, तो या फिर मान लो इनका काउंसिल मेंबरशिप ही पहले खत्म हो रही है। तो अगर ये लोग काउंसिल मेंबर ही नहीं है तो फिर ये लोग पीआरबी में क्या कर रहे हैं? काउंसिल मेंबर है तब तो जाके इनको नॉमिनेट किया था पीआरबी में। काउंसिल मेंबरशिप ही पहले ही अगर बंद हो गई इनकी, तो देयरफॉर दे वोंट बी एलिजिबल टू बी हेल्ड एज मेंबर ऑफ पीआरबी एज वेल। तो पीआरबी का टेन्योर यहाँ पे मेंबर्स का क्या होगा? 2/3 वालों का, मतलब यहाँ पे 9 के केस में 6 लोगों का, एटलीस्ट 6 लोगों का 3 साल या फिर काउंसिल मेंबरशिप का टेन्योर विच एवर इज अर्लियर और सच अदर पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल
लेकिन पर्टिकुलरली याद रखना तुमको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन में बी रोटेटेड एवरी ईयर बाय द काउंसिल। चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन कभी यहाँ से 5 में से कोई और बन रहा है, कभी चंगू बन रहा है, कभी मंगू बन रहा है, चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन। अभी नेक्स्ट आ जाओ एलिजिबिलिटी वाइज, तो कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है एलिजिबिलिटी वाइज में। फटाफट से मैं अगर बता दूं तुम लोग को तो कौन कौन एलिजिबल होगा। एक छोटा सा अमेंडमेंट है बस यहाँ पे हल्का सा, भाई तुम्हारा सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। जो पीयर रिव्यूअर अगर तुमको बनना है, मान लो तुमको आज चल के जाना है, तुमको पीयर रिव्यू बोर्ड में एम्पैनल होगे तुम, तब जाके तुम किसी और सीए फर्म का रिव्यू कर पाओगे, तब जाके तुम्हारे किसी और सीए फर्म का रिव्यू आएगा तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी। तो तुमको पीआरबी में एम्पैनल्ड होना पड़ेगा एज अ पीयर रिव्यूअर। तो तुमको अगर पीयर रिव्यूअर के रूप में एम्पैनल होना है पीआरबी के पास, तो तुम्हारे पास 7 साल का प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्विस देने का एक्सपीरियंस चाहिए पहली बात। मतलब तुम 7 साल से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं। पहले ऑडिट एंगेजमेंट सर्विस दिया था, अब तो मैंने क्या बताया, पीयर रिव्यू किसका होता है, सिर्फ ऑडिट का होता है क्या? पीयर रिव्यू के स्कोप में तो सारे अश्योरेंस सर्विसेज कवर्ड है ना। इसलिए तुम्हारे पास 7 साल का जो भी अश्योरेंस एंगेजमेंट अगर सर्विस तुम दे रहे हो पिछले 7 सालों से, तो वो सर्विस तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, देयरफॉर यू विल बी एलिजिबल टू बी एम्पैनल्ड एज पीयर रिव्यूअर इन पीयर रिव्यू बोर्ड। तो पहला कंडीशन क्या हुई, मेरी 7 साल का मेरे पास प्रैक्टिसिंग है, सीओपी है मेरे पास 7 साल की, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑलरेडी इन अश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस देने में। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 7 सालों से नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मतलब मैं बिग फोर में एज एन ऑडिट ही कर रहा हूँ। मैं बिग फोर में ऑडिट एग्जीक्यूटिव था पहले, फिर वहां से सीनियर बना, फिर मैनेजर बना, फिर मैं डायरेक्टर तक पहुंच गया था। डायरेक्टर तक पहुंच गया था। मान लो मेरे पास 10 साल से ज्यादा का ऑडिट एक्सपीरियंस है इन द इंडस्ट्री। इन द इंडस्ट्री मेरे पास 10 साल से ज्यादा का ऑडिट प्रैक्टिस है, ऑडिट करने का इन द इंडस्ट्री। एंड एटलीस्ट 3 इयर्स मेरा पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट यानी प्रैक्टिसिंग सर्विस प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अभी। तो एट प्रेजेंट मैं क्या हूँ, मैं एट प्रेजेंट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मेरे पास 3 साल से ज्यादा का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, एंड 7 साल का नहीं है, स्टिल मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 साल का पुराना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ऑडिट डोमेन में। तो उस केस में तुम एलिजिबल हो। तीसरा हो गया, शुड हैव अंडरगॉन द रिक्विजिट ट्रेनिंग। जैसे अपना सीए फाइनल के पहले तुमको बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आईटीटी, एडवांस आईटीटी, ओसीटी, ओटीसी, एमसीएस, जो है सब फलना दिखना, राइट? वैसे ही तुमको और बाकी सीए फाइनल टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है। तो वैसे ही तुमको रिव्यूअर बनना है, अगर एम्पैनल होना है पीआरबी में, तो तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में पास होना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी हेल्ड एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ मेंबर इन पीयर रिव्यू बोर्ड, और सॉरी एम्पैनल्ड एज अ पीयर रिव्यूअर इन पीयर रिव्यू बोर्ड। फिर इसके बाद मेंबर ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर। जैसे तुम अगर पीयर रिव्यूअर बन जाते हो, पीआरआर बन जाते हो, पीयर रिव्यूअर अगर तुम बन जाते हो, उस केस में तुमको 2 डिक्लेरेशन देने हैं। एक तो एट द टाइम ऑफ एम्पैनलमेंट की ये डिक्लेरेशन देना कि हाँ मैं पीयर रिव्यूअर बन गया हूँ, मैंने सारे टेस्ट पास कर लिए, मैंने सारी ट्रेनिंग कर ली, फलना दिखना, जो रिक्वायरमेंट थी सब मैं कर रहा हूँ। मैं 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 7 साल का नहीं है तो 3 साल का मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं 3 साल से, और पिछले 10 साल से ऑडिट कर रहा हूँ। जो तुमको देना है डिक्लेरेशन दोगे तुम रिव्यूअर। उसके अलावा तुम डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज पर एनेक्चर ए दोगे while giving consent for appointment as a peer reviewer। जब तुम्हारा peer reviewer अपॉइंटमेंट होता है ना, तो उस केस में तुम डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देते हो फॉर्म 2 में। ये अपन देखेंगे फॉर्म वाइज क्या क्या याद रखने, अपन को 4-5 फॉर्म भी याद करने पड़ेंगे। तो नीचे आएगा तुम्हारा फॉर्म 2, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो पीयर रिव्यूअर जब उसका पीयर रिव्यू के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाता है कि हाँ तुम अभी सीए फर्म का रिव्यू करोगे, तो उसको अपॉइंटमेंट के पहले उसको डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देनी पड़ती है। क्या की कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन? कि भैया आज वो रिव्यू करेगा तो उसको तो सारी बातें उस सीए फर्म की पता चल जाएगी, सीए फर्म के कौन कौन से क्लाइंट थे, कौन कौन से क्लाइंट का उसका क्लाइंट डिटेल भी पता चल जाएगी, क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी। तो ओवरऑल उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे को जो भी तेरे से पता चलेगा तू चिंता मत कर, तू 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 चिंता मत कर। फॉर्म 2 में उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं कहीं भी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक या कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होने दूंगा। ठीक है। इसके अलावा मैं पीयर रिव्यूअर के रूप में एलिजिबल नहीं होऊंगा। पीयर रिव्यूअर के रूप में मैं शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर ऑफ अ प्रैक्टिस यूनिट। अगर मेरे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रही है, या फिर मैं गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या गिल्टी अदर मिसकंडक्ट हो गया हूँ प्रोफेशनल एथिक्स में जो देखे थे अपन ने, या फिर मैं कन्विक्टेड हूँ बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया या इन इंडिया ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, एंड विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। मतलब मैं इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंस से पनिशेबल हूँ। पार्टनर या मेरा या मैं या मेरा पार्टनर का कहीं भी ऑब्लिगेशन है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है प्रैक्टिसिंग यूनिट से। मतलब मान के चलो अरविंद की फर्म में मेरे को अगर रिव्यू करना है, और अरविंद और मेरे पार्टनर के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर मैं मेरी फर्म
रिव्यूअर के रूप में उसका पीयर रिव्यू नहीं कर पाएगी। सिमिलरली मान के चलो सलोनी ने मेरे अंडर ही आर्टिकल की थी और मैंने उससे बहुत काम करवाए थे, मैंने उससे इतने काम करवाए थे कि अगर अब वो रिव्यूअर के रूप में मेरा रिव्यू करने आ गई तो वो मेरी खटिया खड़ी कर देगी। तो क्या मैं सलोनी को रिव्यूअर बनने दूंगा क्या अपना? नहीं दूंगा। तो यही बात बोल रहे हैं, अगर अंडरगॉन ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप अंडर एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट, अगर सलोनी मेरे या मेरे पार्टनर के अंदर प्रैक्टिसिंग यूनिट के पार्टनर के अंदर आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग दी है, ली है, तो उसको मैं तो रिव्यूअर, मैं क्या इंस्टीट्यूट खुद नहीं बनना, शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, उसको भी पता है कि कौन किसके कितनी दुश्मनी लेने वाला है। इसके अलावा पीयर रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल असाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 2 साल पहले से और 2 साल बाद तक, तुमको 2 साल बाद भी कोई असाइनमेंट नहीं लेनी है प्रैक्टिसिंग यूनिट से, और प्रैक्टिसिंग यूनिट से 2 साल पहले अगर तुमने कोई असाइनमेंट लिया होगा तो तुम पीयर रिव्यूअर नहीं बन पाओगे। क्लियर है क्या? ये DEF पॉइंट सिंपल है याद रखने वाइज भी, और शुरू के पॉइंट्स भी सिंपल है याद रखना। तुमको डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है, मैं गिल्टी अगर पाया गया हूँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर अदर मिसकंडक्ट का, या फिर मैं गिल्टी पाया गया हूँ बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड बीइंग इम्प्रिजन्ड फॉर डेथ, मैं इम्प्रिजनमेंट हुआ उसके कारण, तो फिर ऐसे केस में मेरा वो ऑफेंस अगर है तो मैं पीयर रिव्यूअर नहीं। फिर तीसरा तुम्हारा पार्टनर का या मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, या मेरे ही अंडर में तुमने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की है, तो उसका भी मैं रिव्यूअर नहीं बनूंगा। और लास्टली तुम्हारा, मैं प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा 2 साल पहले, ना ही 2 साल बाद। अगर कर लिया हुआ तो मैं पीयर रिव्यूअर नहीं बन सकता 2 साल पहले, अगर मैंने प्रोफेशनल असाइनमेंट को भी एक्सेप्ट किया होगा तो पीयू से। क्लियर है ये भी? हाँ कि ना? बोलते जाओ। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है और सच पुराना ही है ये। क्वालिफाइड असिस्टेंट मतलब तुम्हारे साथ एक कोई चंगू मंगू लेके जा सकते हो, तो एक चंगू को लेके जाओगे, चंगू मंगू दोनों को नहीं, एक किसी को लेके जाओगे जो कि कौन होना चाहिए, ओनली वन, एक ही को लेके जा सकते हो जो कि कौन होना चाहिए, सीए होना चाहिए, जो कि डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 8 और सेक्शन 21। याद है सेक्शन 8? सेक्शन 8 का क्लॉज 5 क्या बोलता था, जो कि अपन ने पढ़ा था प्रोफेशनल एथिक्स में भी। सेक्शन 8 का क्लॉज 5 था कि तुम्हारा कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए ऑफ अ बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। तो क्लॉज 8 में था सबसे पहला कि 21 साल से ज्यादा होना चाहिए अगर तुमको सीए मेंबर के रूप में मेंबरशिप अपनी डालनी है, मतलब एज सीए मेंबर बनना है। तो तुम्हारा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होने चाहिए तुम, मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो तुम नहीं बन सकते हो। अगर डिस्चार्ज भी हो गए तो डिस्चार्ज के टाइम में Competent तुमको court कोर्ट से चाहिए। सर्टिफिकेट लेना है कि भैया मैंने कोई कारनामे नहीं किए थे, वो तो बाढ़ आ गई थी, तूफान आ गया था, इसलिए मैं वो हो गया था क्या, इंसॉल्वेंट। तो वो सर्टिफिकेट ले लेना पड़ेगा तुमको कोर्ट से, अगर नहीं लोगे तो तुम फिर भी डिस्क्वालीफाइड हो गए अंडर सेक्शन 8 क्लॉज सी में। तो वो सब पॉइंट पढ़े थे अपन। तो वही बोल रहा है कि तुम्हारा एक असिस्टेंट तुम लेके जा सकते हो जो कि सी होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। दूसरा, नेम शैल बी इंटीमेटेड टू दी पीयर रिव्यू बोर्ड, नेम तुमको बता देना बिफोर कमेंसमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, तुमको पीयर रिव्यू बोर्ड को नेम बता देना कि ये मेरा चंगू आएगा मेरे साथ। इसके अलावा क्वालिफाइड असिस्टेंट शैल हैव टू साइन द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको भी मैं जो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करूंगा तो मेरे चंगू को भी साइन करना पड़ेगा। इसके अलावा डायरेक्ट इंटरफेस वो नहीं करेगा, चंगू से मेरी बात सुनेगा, वो जाके चूचा नहीं करेगा किससे, क्लाइंट से, मतलब सॉरी प्रैक्टिसिंग यूनिट से। प्रैक्टिसिंग यूनिट से डायरेक्ट इंटरफेस वो नहीं करेगा, मैं करूंगा सारी बातचीत। पर्सन चोजन फॉर असिस्टिंग द रिव्यूअर, चंगू जो है, शैल बी फ्रॉम द फर्म ऑफ रिव्यूअर एज अ पार्टनर या फिर मेरा पेड असिस्टेंट, या तो मेरा पार्टनर है या फिर वो मेरा पेड असिस्टेंट होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? इसके बाद अपन देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं, ये सब तुम पढ़ सकते हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी किस किस को देना है। कॉन्फिडेंशियलिटी शैल बी मेंटेन्ड बाय रिव्यूअर, मतलब पीयर रिव्यूअर भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा। मैंने बताया ना, पीयर रिव्यूअर कौन से फॉर्म में देगा, रिव्यूअर कौन से फॉर्म में डिक्लेरेशन सबमिट करेगा, फॉर्म 2। टू और जो और किस किस को देना है, मेंबर ऑफ बोर्ड। भैया पीयर रिव्यू करके जो रिपोर्ट देगा वो किसको देगा, पीयर रिव्यू करने के बाद जो पीयर रिव्यू रिपोर्ट है वो किसको देगा, पीयर रिव्यू बोर्ड को देगा, राइट। क्वालिफाइड असिस्टेंट वगैरह भी है उसके, इसमें क्वालिफाइड असिस्टेंट भी फॉर्म 2 में ही देंगे उसके साथ। लेकिन जो पीयर रिव्यू बोर्ड है वो फॉर्म 4 में बोर्ड सेक्रेटरीट एंड पीयर रिव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स है वो लोग भी अपने फॉर्म 4 में डिक्लेरेशन देते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि भैया तुम्हारी जितनी बातें हमको पता चलेगी ना, चिंता मत करो, हम कहीं इसको लीक नहीं करेंगे। तो फॉर्म 4 और फॉर्म 2 को डिफरेंशिएट करना ये बहुत दिया नहीं है ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है, यहाँ पे कहीं दिया नहीं है। ये तुम जाके देखोगे फॉर्म 4 तो वहां लिखा रहेगा, तुमको मिलेगा फॉर ऑफिस यूज ओनली, मतलब ना रिव्यूअर को भरना है ना प्रैक्टिसिंग यूनिट को भरना है। सिमिलरली इसको मैंने लिखा है जानबूझ के, यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करना है तुमको फॉर्म 2 से। फॉर्म 2 तुम्हारा क्या है, पीयर रिव्यूअर जो डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दे रहा है, और यहाँ पे तुमको फॉर्म 4 बोला है, तो तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो सकते थे क्या कि नीचे फॉर्म 2 दिया, यहाँ पे फॉर्म 4 दिया। तो फॉर्म 4 में देखो क्या दिया है,
Declaration of confidentiality shall be signed by all members of the board and the board secretariat. फॉर्म 4 में, ठीक है, वही प्रिजर्व करेंगे हम सारी इंफॉर्मेशन, चिंता मत करो, कहीं भी किसी को नहीं बताएंगे। फिर अप्रोच ऑफ द रिव्यूअर में देखोगे तो ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट इसमें नहीं है, मेजर क्या कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है। अप्रोच ऑफ द रिव्यूअर में तुम्हारा वही है कि भैया अगर मान के चलो तुम आज मेरा रिव्यू करने आ रहे हो और मैंने बोल दिया ये लो तुम्हारे मेरे जितने ऑडिट मैंने किए थे ना, तो 5-6 ऑडिट तुमने बताया कि ये 5-6 ऑडिट का मैं ऑडिट करूंगा, तैयार रखना। तो मैंने फाइल रेडी रखी थी, तुम आए, मैंने चाय पानी पिलाया, समोसा खिलाया और ये तुम्हारे दे दी फाइल्स। तुमको फाइल दे दी तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे, एंगेजमेंट लेटर वगैरह चेक करोगे, राइट, कि एंगेजमेंट लेटर में स्कोप क्या था, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी एंगेजमेंट की, टर्म्स क्या थे एंगेजमेंट के। तो एंगेजमेंट लेटर तुम लोग सबसे पहले उठाओगे, दैट डिफाइंस द नेचर स्कोप ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर नंबर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड रिक्वायर्स प्रोफेशनल जजमेंट बाय द पीयर रिव्यूअर। तो यही सब बोला कि रिव्यूअर जब आएगा तो उसका अप्रोच क्या होगा कि वो कितने ऑडिट फाइल उठाएगा, वो कहाँ से चालू करेगा, एंगेजमेंट लेटर से उठा सकता है, चालू कर सकता है, कितने उठाना है उसका प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर एक्सेप्टिंग पर्टिकुलर एंगेजमेंट, ये जो होगी प्रैक्टिसिंग यूनिट की, मतलब मैं एरे गहरे नत्थु गहरा कोई भी क्लाइंट आता है तो क्या ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्या मेरी क्या पॉलिसीज है, मेरे क्या पैरामीटर्स है जिसके बेसिस में मैं ऑडिट एक्सेप्ट करता हूँ, ये भी तुम चेक करोगे। तुम्हारी पॉलिसीज बताओ, बोलोगे, तुम बोलोगे कि तुम्हारे पैरामीटर्स बताओ जिस केसेस में तुम ऑडिट एक्सेप्ट करते हो। इसके अलावा रिव्यूअर में फॉलो मिक्स ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ये याद है तुम लोगों को, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अपने नॉर्मल ऑडिट की बात करूं तो कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता था, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते थे, राइट, टेस्ट ऑफ हाँ। कंट्रोल्स। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर तुम्हारे एनालिटिकल प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो डिटेल्स, पर्टिकुलरली यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, कंप्लायंस प्रोसीजर में कंट्रोल्स, कंट्रोल्स यहाँ पे मेरे फॉर्म में क्या होंगे कंट्रोल्स, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SA220, जो भी क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है उसका कंप्लायंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब यहाँ पे दिया जाएगा। कंप्लायंस टेस्ट में पर्टिकुलरली मेरी पॉलिसीज देखी जाएगी, मेरे पैरामीटर्स, मेरे प्रोसीजर्स, पॉलिसीज प्रोसीजर्स हो गए मेरे कंट्रोल्स। सिमिलरली स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स, ये सब यहाँ पे पर्टिकुलरली टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये सब चेक किया जाएगा। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, SQC1, SA220 आ सकता है। तो कंट्रोल्स मेरे सीए फॉर्म में तो यही सब कंट्रोल्स होंगे ना, समझ रहे हो, कंप्लायंस प्रोसीजर में वो मेरे कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेगा यहाँ पे एज सच, ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखेगा। पीपी को मैंने मार्क किया है और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को। इसके अलावा सब्सटेंटिव प्रोसीजर में तो वो डिटेल में जाके एक एक डॉक्यूमेंट को खुद खोद के चेक करेगा। मैंने उसको फाइल दी थी, तुम लोग आए थे तो फाइल की एक एक चीज अब चेक कर रहे हैं वो। तो यही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिसिंग यूनिट्स का वर्किंग पेपर देख रहा है, एडिक्वेटली डॉक्यूमेंट किया कि नहीं किया, तुमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया कि नहीं किया, SA230 का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। तो फाइंडिंग्स कंक्लूजन क्या मिली, जो फाइंडिंग कंक्लूजन मिली उसी के हिसाब से तुमने ओपिनियन दिया ना, या फाइंडिंग कंक्लूजन के हिसाब से तुमको क्वालिफाइड ओपिनियन देना था लेकिन तुमने अनक्वालिफाइड ही ओपिनियन दे दिया क्या। तो ये सब अब मैं डिटेल में चेकिंग करूंगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्सटेंटिव टेस्ट। क्लियर है, सिमिलर टू व्हाट वी डू इन आवर ऑडिट। सिमिलरली रिव्यूअर विल कंप्लायंस टेस्ट एंड सब्सटेंटिव टेस्ट। आई होप इट मेक सेंस। इसके अलावा जब रिकॉर्ड्स इवैल्यूएट कर रहे हो तो रिव्यूअर क्या क्या कंसीडर करते हैं, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इशू मिला था क्या, या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर मिला था क्या, या ऐसा कोई बड़ा मेजर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम मिला था क्या ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। तो वो एंगेजमेंट में प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ था क्या, ये देखोगे तुम। एडिक्वेट एविडेंसेस तुमने प्रॉपर्ली, एडिक्वेट एविडेंस मतलब क्या होता था अपना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है ना हमेशा जहां जहां चाहिए था। एंड सिग्निफिकेंट डिसीजन प्रोफेशनल जजमेंट जहां जहां पे लिए गए हैं, तो वो सर्कमस्टेंसेस कौन से थे जहां पे तुमने अपने हिसाब से प्रोफेशनल जजमेंट लिया, प्रोफेशनल डिसीजन लिया, सिग्निफिकेंट डिसीजन था क्या वो, तो उस डिसीजन को फिर से इवेल्युएट करना, ये सब पर्टिकुलरली रिव्यूअर कंसीडर करेगा। इसके अलावा December 21 में आया प्रैक्टिसिंग यूनिट का क्या क्या ऑब्लिगेशन है। तो भैया अगर तुम आए हो तो मेरी ऑब्लिगेशन तुम्हारे प्रति क्या बनती है, तुमको समोसा खिलाना, राइट। तो डॉक्यूमेंट का एक्सेस के पहले तुमको समोसा खिलाना ही है। अच्छा, समोसा से कौन सा आंसर याद आना चाहिए, समोसा से आंसर एक कौन प्लेट सा याद आना? समोसा दो। हाँ, हाँ एक्सेस तो क्वेश्चन सिक्योरिटी क्या था, क्वेश्चन ये 2 प्लेट समोसा का वो access जनरल security- जनरल जनरल एप्लीकेशंस के एरियाज। रिस्क एप्लीकेशन कंट्रोल के ऊपर कौन से कंट्रोल आते थे, जनरल आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल्स के एग्जांपल्स, करेक्ट। तो एप्लीकेशंस का एक्विजिशन या मेंटेनेंस, सिस्टम का Similarly- सॉफ्टवेयर प्लानिंग चेंज, सिस्टम का सॉफ्टवेयर सिस्टम एक्विजिशन, सॉफ्टवेयर का एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एक्सेस सिक्योरिटी। और 2 प्लेट डी से क्या था तुम्हारा, डेटा कंट्रोल्स, डाटा डेटा
और पी से था प्रोग्राम चेंज, प्रोग्राम अगर चेंज कर रहे हो तो, करेक्ट। तो सबसे पहले समोसा के अलावा तुमको क्या क्या तुम्हारा ऑब्लिगेशन बनता है, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट देना, डॉक्यूमेंट एक्सेस करवाना सारे मेजली मेजरली। फिर उसको अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन देना, उसको जो असिस्टेंट चाहिए तो असिस्टेंट देना, असिस्ट करना उसको। एंड अगर उसको कुछ ट्रांसलेट करके भी चाहिए होगा तो ट्रांसलेट करके दे देना। ये चार, ये आया हुआ 4 मार्क के लिए ऑब्लिगेशन ऑफ पीयर रिव्यू दिसंबर 21 में। सिंपल सा क्वेश्चन 4 पॉइंट का। डॉक्यूमेंट एक्सेस करवाना, एक्सप्लेनेशन देना, असिस्ट करना उसको एंड ट्रांसलेट करके देना अगर ट्रांसलेशन की जरूरत है तो। सिमिलरली ऑब्लिगेशन ऑफ रिव्यूअर के भी कुछ ऑब्लिगेशन होंगे। रिव्यूअर का ऑब्लिगेशन भी होगा कि अगर वो 4 दिन आ रहा है तो 3 दिन समोसा वो खाएगा तो 1 दिन खिलाएगा भी। तो रिव्यूअर ऑब्लिगेशन, रिव्यूअर शैल नॉट टेक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट्स क्लाइंट्स फाइल रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड बाय हिम। ठीक है, उसका ऑब्लिगेशन ये नहीं है कि चुपके चुपके फोटोकॉपी कर रहे हैं, एक एक पेपर की कॉपी किए जा रहे हैं। रिव्यूअर शैल कंप्लीट द रिव्यू इन प्रिस्क्राइब टाइम। तो जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, अभी मैंने क्या बताया 20 डेज हो गई, इंटायर रिव्यू शुड बी कंप्लीटेड बाय 20 डेज। ये सिर्फ रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिसिंग यूनिट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, दोनों को म्यूचुअली कोऑपरेट करके 20 दिन में कंप्लीट करना ही करना है। और न्यू यूनिट का अगर पीयर रिव्यू हो रहा है न्यू यूनिट का, तो उस केस में तो 7 दिन में करना है कंप्लीट। कितना रिव्यू करने वाले हो न्यू यूनिट में, कुछ किया ही नहीं है न्यू यूनिट ने अभी तक, इतना 20 दिन की जरूरत है ही नहीं। 1-2 दिन में, 1 दिन में ऑन साइट रिव्यू होता है। ऑन साइट मतलब मैं आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारा डॉक्यूमेंट वगैरह देखूंगा। अभी आए ना तुम समोसा खाने, तो ऑन साइट रिव्यू है। ऑन साइट रिव्यू में तुम्हारा मैक्सिमम 6 दिन है और न्यू यूनिट के केस में मैक्सिमम 1 दिन। 1 दिन में जो करना है करके जाओ न्यू यूनिट के केस में, और एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए 6 दिन है, पहले था 7 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेशनल एथिक्स के भी होंगे क्या? क्या बोल रहे हो? अमेंडमेंट्स प्रोफेशनल एथिक्स के आज ही होंगे कि नहीं? आज ही होंगे, छोटे से अमेंडमेंट है। तुमने सब लोग ने वो देख लिया कि जो मैंने वीडियो शेयर किया था नोकलार का? यस सर। हाँ, तो वो 2 मिनट का नोकलार का एक अमेंडमेंट है और 2 मिनट का रिलेटिव साइज, फी की रिलेटिव साइज के ऊपर एक अमेंडमेंट है। 5 मिनट का अमेंडमेंट है कुल मिला के प्रोफेशनल एथिक्स का, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आ जाओ इधर। ऑब्लिगेशन ऑफ रिव्यूअर में ये सब है तुम्हारा ऑब्लिगेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि रिव्यूअर शेल डॉक्यूमेंट ऑल द वर्किंग पेपर्स एंड सबमिट अ कॉपी टू द बोर्ड। मतलब जितने वर्किंग पेपर है सब डॉक्यूमेंट करना उसको, एंड उसकी पूरी की पूरी कॉपी देना पीआरबी को। अगर फिर पीआरबी को उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन लगती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो उस केस में विद इन 18 मंथ्स ऑफ सबमिशन ऑफ द पीयर रिव्यू रिपोर्ट जो देगा, उसके बाद उसको विद इन डेट 18 मंथ्स अगर लगे तो देना पड़ सकता है, तो देना पड़ेगा। उसकी ऑब्लिगेशन है। किसको देना? पीयर रिव्यू बोर्ड को। क्या देना? एडिशनल कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को चाहिए। भैया तुम क्या करोगे? पीयर रिव्यू करोगे तो पीयर रिव्यू जो तुम्हारी रिपोर्ट है वो सबमिट करोगे किसको? सेक्रेटरी ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड को। पीयर रिव्यू बोर्ड को अपन देंगे, फिर पीयर रिव्यू बोर्ड तुम्हारा इशू करेगी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एज द केस में भी। लेकिन पीयर रिव्यू बोर्ड को तुम्हारे जो वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट से उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, तो तुम्हारी रिव्यू रिपोर्ट के दिन से लेके 18 महीने तक तुमको अगर कुछ भी लगे तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन पीयर रिव्यू बोर्ड को लगती है तो तुमको देना पड़ेगा 18 महीने तक। ठीक है, अब आता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस एज सच मैं तुम लोग को रीड करने के लिए दूंगा। ये अपन 18 यहाँ से मंथ फ्रॉम, ये जो 18 मंथ है वो फ्रॉम द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट है ना, जो बोर्ड को अपन ने दी है। पीयर रिव्यू रिपोर्ट डेट, रिव्यू रिपोर्ट डेट जो तुम्हारी ठीक है, सबमिशन ऑफ रिव्यू रिपोर्ट मतलब वही। पीयर रिव्यू प्रोसेस में आ जाओ। अभी मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था और एक और टेलीग्राम चैनल पे, वो पीडीएफ का हेल्प के थ्रू अपन ने थोड़ा सा इसको कंसाइज किया है। देखो कैसा है। सबसे पहला स्टेज है तुम्हारा पीयर रिव्यू जब इनिशिएट होगा। पीयर रिव्यू जब इनिशिएट होगा तो क्या प्रोसीजर तुम फॉलो करोगे पीयर रिव्यू इनिशिएट के? तो सबसे पहला है प्रैक्टिसिंग यूनिट जो है वो तुम्हारा पीयर रिव्यू बोर्ड को, सेक्रेटरी ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड को फॉर्म 1 देगा, क्वेश्चनर देगा पीयर रिव्यू बोर्ड को, क्वेश्चनर फिल करके देगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? चलो अपन को पीयर रिव्यू प्रोसेस देखना है। तो सबसे पहला था अपना प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग पीयर रिव्यू। इनिशिएट पीयर रिव्यू जब तुम प्रोसीजर वाइज देखो तो मैंने नंबरिंग कर दिया। सबसे पहला फॉर्म 1 में तुम्हारा क्वेश्चनर जो जाता है, विच इज व्हाट,
तुम्हारा एप्लीकेशन जाएगा। अगर तुमको मतलब किसको, तुमको अगर खुद की पीयर रिव्यू करवानी है, अपन ने देखा था ना वॉलंटरी, या तो मैंडेटरी होगा या तो वॉलंटरी होगा या तो स्पेशल केस। तो वॉलंटरी के केस में तुमको अगर पीयर रिव्यू अपनी करवानी है तो पीयर रिव्यू बोर्ड को तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज अंडर फॉर्म 1 में। और अगर वॉलंटरी नहीं हो रही, तुम्हारी मैंडेटरी भी हो रही है, तो उस केस में भी तुमको एप्लीकेशन के साथ साथ तुम्हारा क्वेश्चनर एक भर के देना पड़ता है। क्वेश्चनर भर के देना पड़ता है कि तुम कौन सी सर्विस देते हो, तुम एश्योरेंस सर्विस कितने साल से हो, तुम्हारे पार्टनर कितने हैं, तुम कितने सालों से, सारा तुम्हारा ऑडिट सारा तुम्हारा एप्लीकेशन का क्वेश्चनर जाएगा फॉर्म 1 में पीआरबी को। सबसे पहला पीआरबी, उसके बाद 3 रिव्यूअर का नाम रिकमेंड करेगी तुमको विद इन 3 वर्किंग डेज। 3 रिव्यूअर का नाम रिकमेंड करेगी। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि सबसे पहले प्रैक्टिसिंग यूनिट पीआरबी को फॉर्म 1 में अपना एसीक्यू देगी, एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर का जो फॉर्म है वो फॉर्म 1 में देगी। फॉर्म 1 मिलते पीआरबी क्या करेगी, 3 रिव्यूअर को नाम उसको रिकमेंड करेगी प्रैक्टिसिंग यूनिट को विद इन 3 वर्किंग डेज। प्रैक्टिस यूनिट 3 दिन में 3 दिन का टाइम लेगी और 3 रिव्यूअर का नाम देगी। तो पीयू के पास 1 दिन का टाइम है और उसको कोई तीनों में से एक रिव्यूअर का नाम सिलेक्ट करना है। 3 रिव्यूअर में से कोई एक नाम सिलेक्ट करना है उसको 1 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द रिसीट ऑफ द चॉइस, उसको 1 दिन में चूज करना है और पीआरबी को अगेन सबमिट कर देना है। करेक्ट, ये अपना तीसरा हुआ। फिर देखो चौथा कहा हो रहा है, चौथा पीआरबी को इंटीमेट करना है सिलेक्शन के बारे में कि रिव्यूअर को, जैसे पीयर रिव्यूअर सिलेक्ट हो गया तो पीयर रिव्यूअर जो सिलेक्ट हुआ है उसको इंटीमेट कर देगी कौन, पीआरबी इंटीमेट कर देगी पीआरबी। अब पीआरबी इंटीमेट करेगी, उसके बाद 5वें स्टेप में देखो पीआरबी पीयर रिव्यूअर क्या कर रहा है, फिर पीयर रिव्यूअर एक कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन दे रहा है। मैंने बताया था डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पीयर रिव्यूअर तू चिंता मत कर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तू फॉर्म 2 में देगा, राइट। डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कब देगा, 2 बोले तो कितने वर्किंग डे में देगा, 2 वर्किंग डे में, ठीक है, विद इन 2 वर्किंग डेज में देगा। और याद रखना जनरली यहाँ पे सारी चीजें मोस्टली 2 वर्किंग डेज में हो गई है। अब मोस्टली जल्दी जल्दी करने के लिए मोस्टली 2 वर्किंग डेज में हो गए सब चीजें। तो सबमिट करेगा डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन फॉर्म 2 इन 2 वर्किंग डेज ऑफ रिसीट ऑफ द चॉइस ऑफ द पीयर रिव्यूअर ने। जैसे उसको ये नाम के बारे में इंटीमेट हुआ उसके 2 दिन के अंदर अंदर पीयर रिव्यूअर क्या करेगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट को डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सबमिट कर देगा। देन प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या करेगी, जो एसीक्यू उसने दिया था ना पीआरबी को, क्वेश्चनर भर के जो एसीक्यू दिया था वही कॉपी, एसीक्यू की कॉपी फॉर्म 1 के साथ साथ पीयर रिव्यूअर को भी दे देगी। मतलब फॉर्म 1 जो एसीक्यू था तुम्हारा क्वेश्चनर, उसकी कॉपी पीयर रिव्यूअर को भी दे देगी, ताकि पीयर रिव्यूअर को भी उसके बारे में पता चल जाए। सारे क्वेश्चनर में उसकी डिटेल्स होगी ना, कितने पार्टनर है, कितने ऑडिट किए, कौन से टाइप की एंटिटीज है, ये सब फलना दिखना, तो पीयर रिव्यूअर को भी पता चल जाए सारा। ये हुआ तुम्हारा सबसे पहला स्टेप फॉर इनिशिएटिंग पीयर रिव्यू। इसके बाद तुम्हारा अब रिव्यूअर क्या क्या करेगा, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पीयर रिव्यूअर। तो उसको जैसी जो कॉपी मिली ना फॉर्म 1 में एसीक्यू एंड, तो उसको अब जो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जो उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी कुछ चाहिए होगा, एसीक्यू में तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मोस्टली, लेकिन उसको हो सकता है कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन लगे तो वो फॉर्म 6 में मांग सकता है। और प्रैक्टिसिंग यूनिट को अगेन कितना टाइम रहता है, 1 दिन का टाइम है उसको, कुछ भी आया तो उसको 1 दिन के अंदर अंदर वापस से देना है, पीयर रिव्यूअर को बता देना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको जो भी लग रही है फॉर्म 6 में जो भी मांगा गया है उससे 1 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन देना है। So after peer reviewer has received all the information in next 2 working days, जैसे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे उसको एसीक्यू क्वेश्चनर वगैरह सब मिल गया है, उसके 2 दिन के अंदर अंदर उसको इंटीमेट करना है प्रैक्टिसिंग यूनिट को। क्या इंटीमेट करना है कि भैया मैं आने वाला हूँ और मैं ये ऑडिट सैंपल्स चाह रहा हूँ कि मैं ये सारे ऑडिट करूंगा, मतलब मैं ये सारे ऑडिट्स की रिव्यू करूंगा, तो ये सारे ऑडिट की फाइल्स अलग से थप्पी लगा के रख देना मेरे लिए, ठीक है। ये सारे ऑडिट की फाइल्स अलग से थप्पी लगा के रख देना, मैं सैंपल बता दूंगा उसको और मैं बता दूंगा कि मैं आने वाला हूँ, तो मेरे आने वालों मेरा पूरा बंदोबस्त करके रखना, थप्पी के सामने थप्पी के ऊपर एक समोसे की थप्पी रख देना, ठीक है। तो प्रपोज सैंपल्स एंड प्रपोज्ड विजिट बताओगे कौन से फॉर्म में, अगेन फॉर्म 5। फॉर्म 5 में तुमको प्रपोज विजिट के बारे में और प्रपोज सैंपल के बारे में बताना है। और ऑल्सो तुमको पीयर रिव्यू बोर्ड को भी इंटीमेट कर देना है कि भैया हम जाने वाले तुम्हारे प्रपोज विजिट के बारे में और क्या क्या सैंपल तुम ले रहे हो उसके बारे में तुमको पीयर रिव्यू बोर्ड को भी बता देना है। अगेन वापस से अगर मैं देखूं तो क्या बोला मैंने, पीयर रिव्यूअर प्रैक्टिसिंग यूनिट से जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आफ्टर रिसीविंग क्वेश्चनर, उसको एसीक्यू के अलावा फॉर्म 1 में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो फॉर्म 6 में वो ले सकता है। सब इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलने के बाद, एसीक्यू मिलने के बाद 2 वर्किंग डे में पीयू को 2 वर्किंग डे में ठीक है क्या देगा, फॉर्म 5 अबाउट व्हाट, प्रपोज्ड विजिट एंड प्रपोज्ड सैंपल्स
एंड ये इसकी कॉपी वो उसको भी दे देगा, किसको, पीयर रिव्यू बोर्ड को। फिर उसके बाद पीयर रिव्यूअर ऑन साइट रिव्यू करने जाएगा, मैंने बताया ना ऑन साइट रिव्यू कहाँ जाएगा, उसके ऑफिस में जाएगा, या तो हेड ऑफिस हो सकता है, या तो ब्रांच हो सकता है, या फिर कोई भी और लोकेशन हो सकती है। कुल मिला के ऑन साइट रिव्यू होगा। अब ऑन साइट रिव्यू में प्रैक्टिसिंग यूनिट को 2 दिन पहले बता देना, पहले से 2 दिन पहले से बता देना कि हमारा इंतजाम करके रखना है। 2 दिन पहले से नहीं बताओगे तो इंतजाम कैसे करके रखेगा तुम्हारी मेहमान नवाजी, तो उसके लिए उसको पहले से ही बता देना 2 दिन पहले से। एंड ऑन साइट रिव्यू मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम कितने दिन में खत्म करना है तुमको, एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए 6 दिन और न्यू यूनिट के लिए 1 दिन। ये याद रखना है, एमसीक्यू आ सकता है। ऑन साइट रिव्यू जनरली एमसीक्यू आता था पहले भी, और अब भी 7 दिन से 6 दिन हो गए तुम्हारा एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए, और न्यू यूनिट्स के लिए नया है कितना दिन है तुम्हारे पास, 1 दिन है ऑन साइट रिव्यू के लिए, 1 दिन में खत्म करके जाओ पूरा काम। तो ये तुम्हारा ऑन साइट रिव्यू हो गया। इसके अलावा तुमको याद रखना है प्रैक्टिसिंग यूनिट और पीयर रिव्यूअर एंश्योर करेंगे कि पूरा का पूरा रिव्यू प्रोसेस जो है ना वो तुम्हारा 20 वर्किंग डे में कंप्लीट हो जाए एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए। और न्यू यूनिट के केस में मैंने कितना दिन बताया था, 7 वर्किंग डेज में खत्म हो जाए, 7 वर्किंग डेज या फिर 20 वर्किंग डेज एज द केस में बी, फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट। मतलब प्रैक्टिसिंग यूनिट से जब एप्लीकेशन आया ना वहां से 20 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाना पूरा प्रोसेस। या फिर प्रैक्टिसिंग यूनिट ने सुओ मोटो अप्लाई नहीं किया था, लेकिन हमने प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यू करने के लिए बोला था, मैंडेट किया था, नोटिफाई किया जब हमने, तो वहां से फिर 20 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या? प्रैक्टिसिंग यूनिट ने हमको जब अप्लाई किया पीआरबी को तो वहां से 20 दिन, या फिर पीआरबी ने जब नोटिफाई किया पीयू को मैंडेटरी पीयर रिव्यू करवाने के लिए, उस केस में वहां से 20 दिन लेना उसको, 20 दिन या फिर 7 दिन एज द केस मे बी। ठीक है, इसके अलावा फिर उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। तो पीयर रिव्यूअर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करेगा एक सबसे पहले शुरू में, उसको कोई भी फाइंडिंग मिली हो, कोई डेफिशिएंसी गलतियां मिली हो, कोई क्लैरिफिकेशन लगे पीयर रिव्यूअर प्रैक्टिसिंग यूनिट को, प्रैक्टिसिंग यूनिट से उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डेफिशिएंसी बतानी, कोई फाइंडिंग बतानी है, तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करता है वो। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशूज में वो सारी चीजें बता देगा, और उसके 2 दिन के अंदर अंदर वो रिप्लाई मांगेगा पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट से। तो पीआरआर को पीयू से 2 दिन के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का रिप्लाई आ जाना चाहिए। कितने दिन में? 2 वर्किंग डेज में। अगर पीयर रिव्यूअर ये जो रिप्लाई आया इससे सेटिस्फाइड है, या तो इससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। सेटिस्फाइड मतलब हाँ भैया ठीक है, सब चीज सही चल रही है, सीए फर्म में सारे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन सब चीज सबका पालन हो रहा है, यानी कि मेरे को क्लैरिफिकेशन मिल गए सारे, मेरे को डेफिशिएंसीज को ओवरकम भी कर दिया पीयू ने, मेरे को जो फाइंडिंग्स थी उसका भी सही सही सेटिस्फैक्टरीली उसने सेटिस्फैक्टरीली समझा दिया मुझे, अगर तो उस केस में मैं डायरेक्टली अपनी एक फाइनल रिपोर्ट इशू कर दूंगा, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोलेंगे इसको, अनक्वालिफाइड दैट इज अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करूंगा। प्लस मेरे रिस्पॉन्स जो थे, फाइंडिंग्स जो थे, सारे मैं जो रिस्पॉन्स थे मैं किस किस को दे दूंगा, पीयर रिव्यू बोर्ड को। पीयर रिव्यू बोर्ड को मैं अपनी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दूंगा, और इसकी एक कॉपी मैं किसको दूंगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट को, एक कॉपी मैं दूंगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को, ये है कॉपी मेरी। एंड पीआरबी देन अकॉर्डिंगली क्या करेगी, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगी विथ वैलिडिटी, और वैलिडिटी शैल नॉट एक्सीड दैट इज मिनिमम 3 इयर्स की वैलिडिटी होगी, ये लिख सकते हो, मिनिमम 3 इयर्स की वैलिडिटी होगी। इसके अलावा अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मतलब मेरा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का जो रिप्लाई आया था विद इन 2 वर्किंग डेज उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, उस केस में मैं कौन सी रिपोर्ट इशू करूंगा, मॉडिफाइड रिपोर्ट, जिसको अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करूंगा मैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करूंगा, कहा, पीआरबी को और पीयू को। और अगर तुम लोग बताओ क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहा हूं मैं, तो क्या ये रिव्यू कंप्लीट हो गया, क्या रिव्यू कंप्लीट माना जाएगा क्या? राइट, ये तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, मतलब तुम्हारा प्रॉपर्ली रिव्यू हुआ ही नहीं है, तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो है एश्योरेंस सर्विसेज के लिए जैसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे, प्रोफेशनल, एथिकल और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, उसका तुम कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा। एंड देयरफॉर दे विल टेल यू व्हाट, दे विल टेल यू कि तुम्हारा एक फॉलो ऑन रिव्यू होगा, तुम्हारा अगले साल तक तुमको टाइम दिया जा रहा है, तुम अगले साल तक अच्छे बन जाओ एंड गुड बॉय बन के तुम्हारा अगले साल फिर से रिव्यू हो जाएगा, या फिर अगर तुम जल्दी बन जाओगे तो तुम्हारा हो सके तो हम 6 महीने के अंदर भी वापस से तुम्हारा रिव्यू करें। तो फॉलो ऑन रिव्यू होगा, और उसके बाद तुम्हारे को पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो तुमको रीजन के साथ बताना है कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वोंट बी गिवन टू यू अनलेस द फॉलो ऑन रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड एंड यू आर देन गिविंग अ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, या फिर रिस्पॉन्स तुम्हारा सही सही आ रहा है एंड इट इज प्रूवन कि तुम क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, एथिकल, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस कर रहे हो। तो ये तुम्हारा एक प्रोसेस हो गया, जिसको तुम यहां से लेके एक बार रीड करना स्टार्ट करोगे तो तुम रीड कर सकते हो एज अ होमवर्क। ये अपन ने पूरा कवर कर लिया है। यहाँ पे अभी आ जाओ एग्जीक्यूशन में, फर्स्ट 2 स्टेप अपन ने कवर कर लिया है, एग्जीक्यूशन में आ जाओ अभी।
एग्जीक्यूशन में मैंने बताया था जनरल कंट्रोल को कंप्लायंस रिव्यू वगैरह जो अपन करते हैं, कंप्लायंस टेस्टिंग हुई है ना, कंट्रोल्स देखोगे वहाँ के स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे तुम देखोगे इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं, क्या भैया ऑडिट किसी का भी एक्सेप्ट कर ली थी क्या सीएफएम, इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया एथिकल रिक्वायरमेंट जो रहती है वो देखती है कि नहीं देखती है, तो इंडिपेंडेंस देखोगे, प्रोफेशनल स्किल्स और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है कि नहीं वो देखोगे, आउटसाइड कंसल्टेशन लेती है कि नहीं एंटिटी, ऑडिटर को अगर एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए ऐसे 620 के अंदर, तो क्या ऑडिटर करता है कि नहीं करता है, उसका आउटसाइड कंसल्टेशन जहां जहां लेनी चाहिए वो लेता है कि नहीं लेता है, कि अपनी होशियारी लगाता है हर जगह, एंड देन स्टाफ रिक्रूटमेंट सुपरविजन डेवलपमेंट जहां जहां लगेगा वहां पे होता है कि नहीं, एंड देन ऑफकोर्स प्रॉपर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन सब चीज सही सही होता है कि नहीं, तो ये इससे रिलेटेड कंट्रोल्स देख रहे हो, तुम कंट्रोल्स देख रहे हो सारे के सारे, तो ये 5 देख रहे हो, इसकी मैनुअल टेक्निक है, तुम समझ के चलो डिस्को। डी से क्या होगा अपना, डी से तुम्हारा हो गया डेवलपमेंट, सुपरविजन, रिक्रूटमेंट, स्टाफ डेवलपमेंट, आई से इंडिपेंडेंस, एस से तुम्हारा हो गया, एस से क्या होगा, स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स, तो सी से क्या होगा तुम्हारा कंसल्टेशन, और ओ से होगा तुम्हारा कंसल्टेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ये हो गया, एक बार मैं वापस से लिख दूं तो लिख लेते हैं अपन, डी से हो गया तुम्हारा क्या, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, आई से हो गया तुम्हारा क्या, इंडिपेंडेंस, एस से हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बाकी सब 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 जितने स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे, सी से हो गया तुम्हारा क्या, कंसल्टेशन, एंड ओ से हो गया तुम्हारा क्या, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये भी एक नया क्वेश्चन आ सकता है, तुमको पूछ सकते हैं कि तुम एश्योरेंस सर्विस कितनी सिलेक्ट करने वाले हो, किस टाइप की एश्योरेंस सर्विस सिलेक्ट करने वाले हो, किस बेसिस पे करोगे, किस पे चीजों पे डिपेंड करते हैं बातें, तो भैया तुम नंबर ऑफ एंगेजमेंट जो तुम सिलेक्ट करोगे रिव्यू अपने रिव्यू करने के लिए, कितनी ऑडिट एंगेजमेंट रिव्यू करने के लिए सिलेक्ट करोगे, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल जनरली जो प्रीवेल हो रहा है तुम्हारे फर्म में, जैसा एसक्यूसी प्रीवेल हो रहा है उसके हिसाब से हो सकता है, अगर स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल तुम प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं रिव्यू ज्यादा एंटिटी के करूंगा, करेक्ट, अगर एसक्यूसी प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो मैं ज्यादा एंटिटी की रिव्यू करूंगा। सिमिलरली साइज एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट्स अंडरटेकन बाय द पीयू, अगर पीयू ने बड़े बड़े एंटिटीज को ऑडिट किया है तो हो सकता है मैं कुछ कम रिव्यू करके भी मैं प्रॉपर्ली अपने सेटिस्फैक्टरीली अपना रिपोर्ट इशू कर पाऊँ, लेकिन पीयू ने बहुत छोटे छोटे किया तो मैं हो सकता है ज्यादा रिव्यू एंगेजमेंट उठा लूँ। सिमिलरली मेथड जो अडॉप्ट किए पीयू ने उसके हिसाब से मैं डिटरमाइन करूंगा कि कितने एंगेजमेंट को मुझे रिव्यू करना चाहिए, कितने पार्टनर है सीए फर्म में जिसका रिव्यू हो रहा है, कितने नंबर ऑफ पार्टनर है, कितने नंबर ऑफ मेंबर है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर 20 पार्टनर है तो हो सकता है मैं 7-8 रिव्यू करूं, अगर है ही 5 पार्टनर तो मैं रिव्यू 2-3 ही करूंगा, अलग अलग पार्टनर्स के करूं, मैं कोशिश क्या करूंगा सर एक एक पार्टनर के मैं रिव्यू कर पाऊं मोस्टली, अलग अलग पार्टनर की अलग अलग ऑडिट्स का उठाऊं। एंड लास्टली कितने लोकेशन है, कितने ब्रांच ऑफिस है, तो अगेन मैं कोशिश करूंगा हर एक लोकेशन का एक एक एंगेजमेंट उठाऊं। तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि तुम हरे कितने नंबर ऑफ एंगेजमेंट जिसको तुम रिव्यू करोगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रॉम इनिशियल सैंपल सिलेक्टेड एट प्लानिंग स्टेज द रिव्यूअर में एनलार्ज इनिशियल सैंपल साइज, उसको लग रहा है कि मैंने जितने लिए थे 5 रिव्यू के लिए एंगेजमेंट सैंपल उठाए थे उसमें से अब कुछ कुछ गलत गलत फाइंडिंग्स मिल रही है, मेरे को डेफिशिएंसीज मिल रही है, तो हो सकता है मैं अपना सैंपल साइज और बढ़ा दूं और एक दो पार्टनर के और रिव्यू करने के लिए एंगेजमेंट्स उठा लूं, करेक्ट। फिर ये एक नया है प्रोसीजर फॉर पीयर रिव्यू ऑफ अ न्यू यूनिट, तो मैंने बताया न्यू यूनिट के लिए देखो क्या बोलता है ये, तुम न्यू यूनिट के बेसिस में क्या ही रिव्यू करोगे, उसने ज्यादा ऑडिट भी नहीं की होगी, कितने तो ऑडिट किया होगा उसने, करेक्ट, और ना ही उसने ज्यादा कुछ काम किया होगा, तो तुम उसके पॉलिसीज देखोगे, उसके पैरामीटर्स देखोगे, उसने पुराने पिछले काम एंटीसीडेंट्स देखोगे, बेस्ड ऑन द एंटीसीडेंट्स ऑफ द पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स के बेसिस में, एंड पॉलिसी पैरामीटर्स कैसा है उसका अनाउंस बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर द कंडक्ट ऑफ द अटैच फंक्शन, उसका रिव्यू करोगे तुम पीयर रिव्यू करने जा रहे हो तो इसका पीयर रिव्यू कर सकते हो, पॉलिसी कैसी है, पॉलिसी बरोबर है कि नहीं, पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स के पार्टनर्स के एंटीसीडेंट्स, पुरानी बातें मतलब पुरानी बातें ऑफ द पार्टनर्स, द रिव्यूअर हैज टू वेरीफाई द सेम फ्रॉम एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर सबमिटेड बाय द पीयू इन फॉर्म 1 में वो पूरा पूरी बातें देगा कि मेरे इतने पार्टनर है, पार्टनर की ये हिस्ट्री है, एंड सिमिलरली मेरी यह पॉलिसी है, मेरी ये पैरामीटर्स है जिसके बेसिस में हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, हम ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंस हम ऐसे फॉलो करते हैं, हम कंसल्टेशन इधर से लेते हैं, अगर हमको ये लगा तो हम कंसल्टेशन लेते हैं वरना हम नहीं लेते हैं, तो जितने जितने तुम्हारे एसीक्यू फॉर्म 1 में डिटेल्स होगी उसके बेसिस में ही तुम अपनी पीयर रिव्यू कर सकते हो, इसलिए कितना टाइम दिया तुम्हारा ऑनसाइट रिव्यू के लिए, 1 दिन, ऑनसाइट रिव्यू ऑफ न्यू यूनिट। और इसके अलावा देखो क्या दिया है, शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 डे, ऑनसाइट रिव्यू शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 डे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना,
न्यू यूनिट के केस में ऑनसाइट रिव्यू कितने दिन रहेगा? 1 दिन। और एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए ऑनसाइट रिव्यू कितना दिन रहेगा मैक्सिमम? ऑनसाइट रिव्यू शैल बी मैक्सिमम फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए 6 days. 6 days। ठीक है। The reviewer shall thereafter submit a report to the board in format as may be prescribed by the board। रिपोर्टिंग कर दिया तुमने, इसके अलावा तुमको रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स भी रिव्यू करना है। तो कंप्लायंस अप्रोच में तुमको देखना था, मैंने बताया क्या कंप्लायंस अप्रोच में अपन क्या देख रहे थे? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स देख रहे थे, मतलब कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे कि फर्म में कहाँ कहाँ कंट्रोल्स लग सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हो गया, पॉलिसीज हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, करेक्ट, पीपी स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये सब देख रहे थे अपन, एसक्यूसी, एसए 221, एसए 220। तो यहाँ पे तुम फॉलोइंग एरियाज शैल बी कंसीडर, क्वेश्चन आ सकता है नया क्या, तुम कौन कौन सा एरिया देखोगे जब तुम कंप्लायंस अप्रोच देख रहे हो? जब तुम कंप्लायंस अप्रोच देख रहे हो, पीटी वगैरह का जब तुम देख रहे हो, तो तुम कौन कौन से एरिया को कंसीडर करोगे? तो मैंने बताया मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो जो कंट्रोल्स है। अश्योरेंस सर्विस कंक्लूड कैसे किया जाता है, कंक्लूजन के टाइम क्या रिव्यू करते हैं, क्या ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट एक बार क्लाइंट से डिस्कशन होता है, ये सब कंट्रोल्स जहाँ जहाँ है वो सब लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता कंक्लूजन के टाइम पे, ये सब मैं चेक करूंगा। देन अश्योरेंस सर्विस रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग का रिव्यू कौन करता है? रिपोर्ट जो बना रहा है मेकर चेकर है कि नहीं? जो बना रहा है, और रिव्यू रिपोर्ट को कौन रिव्यू करेगा? जो बना रहा है वो रिव्यू नहीं करेगा, जो रिव्यू करे वो बनाएगा नहीं, मेकर चेकर इन द रिपोर्टिंग एज वेल। Similarly, review evaluation of the internal control system, internal control of the entity, internal control system को properly review कौन करता है? Of the सीए फर्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सीए फर्म में जो इंटरनल कंट्रोल है उसको रिव्यू कौन करता है, उसको इवेल्युएट कौन करता है, सब्सटेंटिवली कैसे टेस्ट किया जाता है, टेस्ट ऑफ डिटेल कितना किया जाता है, सैम्पलिंग कितना किया जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर कितनी परफॉर्म की जाती है, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कितना ध्यान दिया जाता है। तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया? कंप्लायंस अप्रोच के पॉइंट्स हो गए, जिसको अपन याद कैसे कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूरी क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम फ्रॉड हो तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम फ्रॉड हो उसके लिए अपन मैनेजमेंट क्या बनाती है? इंटरनल कंट्रोल्स। याद करने के लिए फ्लो बना रहा हूँ, याद करने के लिए सारे पॉइंट्स याद करने के लिए फ्लो बना रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे फ्री फ्रॉम फ्रॉड हो अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मेरे को चेक करना है, तो मैं क्या करता हूँ? कंप्लायंस टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस, टीओसी। टीओसी कहा गया तुम्हारा? ये हो गया रिव्यू इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रिव्यू इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर मैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल देखूंगा, फिर मैं अकॉर्डिंगली कंक्लूड करूंगा, एंड फाइनली कंक्लूजन के बेसिस में अपना क्या कर दूंगा? मैं रिपोर्टिंग कर दूंगा। तो इस तरीके से सारे पॉइंट को लिंक करके याद रख सकते हो। ये सारा एक नया क्वेश्चन अगर आना चाहे तो आ सकता है, क्वेश्चन भूल जाओगे बाद में। क्या क्या एरिया तुम कंसिडर करोगे? एरियाज दैट यू विल लुक इनटू व्हेन यू गो फॉर कंप्लायंस अप्रोच इन योर पीयर रिव्यू। फॉलोइंग एरियाज शैल बी कंसिडर्ड। सब्सटेंटिव अप्रोच में तो तुमको पता ही है क्या देखते हैं अपन? वर्किंग पेपर, डिटेल में एक एक वर्किंग पेपर को छान छान के पूरा रिव्यू करना, करेक्ट। इसके बाद अपन ने रिपोर्टिंग भी देख लिया है, रिपोर्टिंग भी देखा है अपन ने विद इन 2 वर्किंग डेज, ये सब अपन ने बातें देख ली है। रिपोर्टिंग एक बार पढ़ लेना, ये पूरी बातें पढ़ ली है। 2 वर्किंग डेज में रिप्लाई करेगा, रिव्यूअर पीयर रिव्यू को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगा, फिर जब आएगा तो पीयर रिव्यू सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है तो ये होगा, अनसेटिस्फाइड है तो ये होगा। ये सब एक बार रिव्यू कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट नया पॉइंट है, याद रखना क्या कि भैया प्रैक्टिसिंग यूनिट ये पीयर रिव्यूअर शैल एंश्योर टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब पीयर रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एंश्योर करने की ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जावे। पीयर रिव्यू रिपोर्ट के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स जरूरी है ना, वो पीयर रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 4 डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाए। 1 2 3 4, ये नंबरिंग गलत हो गई है, ये 1 2 3 हो जाएगा और ये 1 2 4 हो जाएगा। तो पहला है एनेक्जर, जो रिपोर्ट से जितने रिलेटेड एनेक्जर है उसको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में तुमको देना है, भूल मत जाना। एनेक्जर देना भूल गए रिपोर्ट के साथ, ठीक है। वो मीम देखे हो ना तुम लोग, मेल जाता है अटैचमेंट में, तो वैसे तुम्हारा एनेक्जर रह गया, रिपोर्ट चले गए, एनेक्जर छूट गए। कॉपी ऑफ क्वेश्चनर एज रिसीव्ड फ्रॉम द पीयू, जो क्वेश्चनर की कॉपी थी, एसीक्यू फॉर्म 1 की बात हो रही है, फॉर्म 1 भी देना है तुमको, ठीक है। फॉर्म 1 जो आया था पीयू से वो भी देना है। जो तुम्हारे सैंपल्स लिस्ट ऑफ सैंपल्स आए थे, तो लिस्ट ऑफ सैंपल्स तुमने किधर दिए थे? फॉर्म 5 में, ठीक है। एंड लास्टली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो तुमने इशू की थी वो भी तुमको साथ में दे देंगे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और तुम्हारे जो भी सबमिशन फाइंडिंग्स जो थे कंक्लूजन्स, वो भी तुमको अपनी डॉक्यूमेंट्स सारे ये चारों देना है। क्या क्या? अगर वापस में बोलूँ तो एनेक्जर, दूसरा फॉर्म 1,
तीसरा फॉर्म 5 और चौथा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। रिपोर्ट। फॉर्म 1 फॉर्म 5 प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के पहले अगर तुमको याद रखना है तो रिपोर्टिंग होती है फॉर्म 9 में। फॉर्म 9 में तुम्हारी रिपोर्टिंग होगी। यहाँ पे ये देखो, ये जनरल पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखना। बस फॉर्म 9 तुमको याद रखना है। इसमें फॉर्म वाइज थोड़े बहुत फॉर्म याद रख लो, ऐसे आना नहीं चाहिए, बट स्टिल सिंस दिस इज एन अमेंडमेंट सो वी डोंट रियली नो क्या आ जाए, ठीक है। तो फॉर्म वाइज याद रखो, 4-5 फॉर्म ही है ऐसे याद रखने के लिए। ऐसे 10 फॉर्म दिए हुए हैं, अपन सारे फॉर्म नहीं याद रख रहे। जितने इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में फॉर्म इंक्लूड किया उतने याद रखेंगे। फॉर्म 1 हो गया, फॉर्म 2 हो गया, फॉर्म 4 हो गया, फॉर्म 5 हो गया, फॉर्म 9 हो गया। फॉर्म 1 क्या था? फॉर्म 1 जो AQC बेस्ड है ना, ACQ क्वेश्चन है, ACQ, ठीक है, एप्लीकेशन कम क्वेश्चन है। फॉर्म 2 तू टेंशन मत ले, टेंशन कॉन्फिडेंशियल मत ले, मैं कुछ किसी को नहीं बताऊंगा। कौन बोल रहा है? पीयर रिव्यूअर, ठीक है। फॉर्म 3 पता नहीं है पढ़े। फॉर्म नहीं 4 पढ़ा। फॉर्म 4 अगेन टेंशन मत ले, लेकिन बोल कोई और रहता। ये बोर्ड बोलेगा, पीयर रिव्यू मेंबर्स ऑफ बोर्ड। द बोर्ड, राइट, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। पीयर रिव्यू बोर्ड का सेक्रेटरीट जो है वो बोल रहा है तू टेंशन मत ले, हम लोग 4 बोतल वोडका लगा लिए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग कुछ किसी को नहीं बताएंगे। 4 ही बोतल लगाए अभी तक, 4 के ऊपर लगाते तो शायद निकल जाता मुंह से, अभी कुछ नहीं निकलेगा। फॉर्म 4 फॉर्म 5 ये मतलब वो बताता है ना, सैंपल और टेस्टिंग वगैरह के लिए प्रपोज मांगे विजिट, कब विजिट करने वाले हो और तुम्हारा प्रपोज सैंपल। एंड फॉर्म 6 इधर से 2 दिन में उनको देना है। फॉर्म मतलब जो 6 भी किससे 2 दिन में आना चाहिए रिप्लाई, लेकिन फॉर्म 6 दूंगा क्या? पीयर रिव्यूअर फॉर्म 6 देगा ना पीयू को। काय के लिए कब देता है वो? जब उसको एडिशनल क्लैरिफिकेशन, एडिशनल सीक इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए रहती है, तो फॉर्म 6 में मांगता है वो। फॉर्म 6 उसको और 2 को रिप्लाई आ जाना चाहिए, 2 वर्किंग। एंड फॉर्म 9 तुम्हारा हो गया रिपोर्टिंग का। क्लियर है? फॉर्म वाइज एक जगह लिख के रख लेना, तुमको याद रहने चाहिए। अगेन सिंस अमेंडमेंट है इसलिए आ सकता है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पीयू एज वेल एज द रिव्यूअर, प्रैक्टिसिंग यूनिट एज वेल एज द रिव्यूअर को एंश्योर करने की जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ना बोर्ड को, वो डेटेड होने चाहिए प्रॉपर्ली, ड्यूली साइंड होना चाहिए और सारा कंप्लीट होने चाहिए इन ऑल द एस्पेक्ट्स। इन ऑल एस्पेक्ट्स ड्यूली डेटेड, ड्यूली साइंड एंड ड्यूली कंप्लीट होना चाहिए। पीयू एंड पीयर रिव्यूअर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर करना। इसके बाद नेक्स्ट रिव्यू ऑफ रिपोर्ट बाय द पीयर रिव्यू सेक्रेटरीट अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड के सेक्रेटरी के अंदर। तो सेक्रेटरीट जो है ना, तो सेक्रेटरी बोलता है कि peer review report is accompanied by all the documents or not, ये सेक्रेटरी को देखना है। तो ये सेक्रेटरीट चेक करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड। सेक्रेटरीट चेक करेगा क्या कि पीयर रिव्यू रिपोर्ट इज अकम्पनीड बाय ऑल द डॉक्यूमेंट्स और नॉट। कौन से डॉक्यूमेंट्स? यही 4 डॉक्यूमेंट्स अपन जो देखे ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फॉर्म 1 फॉर्म 5 प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एंड फॉर्म 1 फॉर्म 5 प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एंड क्या था पहला पॉइंट? बोला था ना, मीम मीम एनेक्जर एनेक्जर, TFA। हाँ ठीक है। एनेक्जर ना छूट जाए, रॉकेट छूट गया तुम्हारा और वो नीचे ही छूट गए लॉन्च करते करते, ठीक है। तो एनेक्जर को मत भूलो, मीम एक पॉइंट तो मीम से याद आना चाहिए। बाकी फॉर्म 1 फॉर्म 5 हो गया और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए सबमिटेड इन ऑल पॉसिबल केसेस। इसके अलावा अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट जारी है, तो मैंने क्या बताया था, क्वालिफाइड रिपोर्ट के केस में क्या पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू होगा क्या? नहीं। हम क्या बोलेंगे कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है तुमको बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि तुम्हारा ये एक रीजन से हमारा क्वालिफाई किया है हमने रिपोर्ट को। एंड देयरफॉर वी विल बी डूइंग अ फर्दर फॉलो ऑन रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर या फिर इन नेक्स्ट 6 मंथ एज द केस में भी, जैसा भी पॉसिबल हो। एंड देन ओनली विल बी गिविंग यू द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या बात बोलती है, इसमें नया पॉइंट ये जोड़ दिया कि भैया जब तक पीयर रिव्यूअर है ना, तो ऐसा ना हो कि प्रैक्टिसिंग यूनिट बढ़िया रिव्यू करवा लिया अपना और पैसा ही नहीं दे रहा रिव्यूअर को। तो पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट कंफर्म करेगा, सॉरी पीयर रिव्यूअर कंफर्म करेगा कि पीयू से उसने पैसा मिल लिया है, दैट इज फीस उसको मिल गई है रिव्यू करने की। उसके बाद ही उसको रिव्यू सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद ही उसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इनकेस अगर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहा है बाय द पीयर रिव्यूअर, तो पीआरबी सेक्रेटरी प्लेस करेगा रिपोर्ट बिफोर द बोर्ड। मतलब जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी कहाँ डालेगा? पीआरबी पीयर रिव्यू बोर्ड को और सब कमेटी को तुम्हारी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहाँ से आई होगी? रिपोर्ट पीयर रिव्यूअर रिव्यूअर से सेक्रेटरी को देगा, सेक्रेटरी पीआरबी को सबमिट करेगा, बोलेगा कि ये रिपोर्ट है, कंसीडर करो ये रिपोर्ट को और इशू करो तुम्हारे हिसाब से पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट।
ठीक है, फॉर इश्यूएंस ऑफ द पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, बट ओनली एंड ओनली आफ्टर पीआरआर, दैट इज रिव्यूअर कंफर्म्स कि उसको फीस मिल गई है, उसको फीस मिल गई है, ठीक है। देन पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट शैल बी इशूड टू न्यू यूनिट सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर, न्यू यूनिट्स के लिए जैसा प्रोसीजर गाइडलाइंस आएगी वैसा का वैसा होगा, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। सर्टिफिकेट सो इशूड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड, या फिर उसकी जो भी सब कमेटी होगी वो पीआरबी नोट करेगी अपने मीटिंग में। क्यों? क्योंकि ना पीआरबी अपने वेबसाइट में एक लिस्ट अपडेट करते रहती है। जब भी वो एक नया पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कोई फर्म को देगी तो वो एक लिस्ट ऑफ सीए फर्म मेंटेन करती है जहां पे पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट उसने इशू किया है, कौन कौन सी सीए फर्म को। डेट इज करेंटली तुम जाके देखोगे अभी पीयर रिव्यू की बोर्ड के वेबसाइट में, पीआरबी के बोर्ड के वेबसाइट में, तो तुमको दिख जाएगा क्या, लिस्ट ऑफ फर्म्स टू हुम पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। तो ये उसको अपडेट करते रहना पड़ता है हमेशा। तो जैसी पीआरबी अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट देती है तो वो अपने मीटिंग में उसको नोट करेगी। सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड होना चाहिए। कौन कौन साइन करेगा? चेयरमैन साइन करेगा, वाइस चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, ये तीनों का साइन होगा तुम्हारे सर्टिफिकेट में। पीआरबी सेक्रेटरी फिर सर करेगी सर्टिफिकेट किसको? पीयू को, ये ले भाई तेरा सर्टिफिकेट। सेक्रेटरी अपडेट करेगा लिस्ट ऑन दी वेबसाइट, मैंने बताया ना, लिस्ट ऑफ पीयूज टू हुम पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड, ये तुम्हारे पीयर रिव्यू बोर्ड के वेबसाइट में भी दिख जाएगा तुमको। तो सेक्रेटरी का काम है क्या? अपडेट करना। एंड लास्टली मैंने क्या बोला, क्वालिफाइड रिपोर्ट के केस में पीआरबी अगर कंसीडर कर रही है कि इसको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइड रिपोर्ट सबसे पहले कौन देगा? पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यूअर सेक्रेटरी को देगा, सेक्रेटरी को बताएगा कि हमने क्वालिफाई किया है। सेक्रेटरी किसको देगा? पीआरबी को, बोलेगा करो कंसीडर करो। अगर पीआरबी ने भी सोच लिया हाँ हाँ सही है तुम इसको क्वालिफाई करना चाहिए, तो उस केस में देखो क्या बोलता है, देन पीआरबी सेक्रेटरी शैल इन्फॉर्म द पीयू, सेक्रेटरी पीयू को इन्फॉर्म करेगा that a PR certificate cannot be issued along with reasons and therefore also inform about the due date for conducting a follow on review। तो पीआरबी जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी वो पीयू को इन्फॉर्म करेगा कि भैया तेरा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट तेरे को इशू नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ दिस रीजंस एंड देयरफॉर फर्स्ट यू विल बी हेल्ड टू सब्जेक्टेड टू व्हाट? फॉलो ऑन रिव्यू। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखोगे तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी दी है। वैलिडिटी यहाँ पे डाली इन्होंने, फॉर नॉट एक्सीडिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स से ज्यादा की वैलिडिटी नहीं कर सकते, या फिर सच अदर पीरियड एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रिसीट ऑफ द पीयर रिव्यू रिपोर्ट। पीयर रिव्यू रिपोर्ट से जितना दिन का तुमको लेना है, या तो 3 साल तक, 3 साल का से ज्यादा सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं होगी जनरली तुम्हारी। और पर्टिकुलरली तुमको ये भी बोलते हैं कि तुमको सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास जब तुम रिपोर्ट इशू कर रहे हो, जब तुम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो ना, स्टेट ऑडिट रिपोर्ट जब तुम दे रहे हो, जब तुम साइन कर रहे हो, तो तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट की जो दिन है उस दिन तुम्हारे पास वैलिड पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसीलिए रिकमेंडेशन है कि तुम्हारी वैलिडिटी खत्म होने के 1 महीने पहले ही अपना पीयर रिव्यू करवा लो। क्यों? क्योंकि 1 महीने पहले कराओगे तो तुम्हारा 20 दिन में तो पीयर रिव्यू हो जाएगा ना, अपन ने पढ़ा ना 20 दिन में पीयर रिव्यू हो जाएगा। तो इसलिए ये बोलते हैं कि गेट पीयर रिव्यू कंप्लीटेड इन 1 मंथ बिफोर द एक्सपायरी, एक्सपायरी के 1 महीने पहले तुम रिकमेंडेड है कि तुम करवा लो अपना पीयर रिव्यू, क्योंकि जिस दिन तुम साइन करे उस दिन तुम्हारे पास पीआर वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो वैलिड ऑडिट माना जाएगा, वरना वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितने साल की? 3 साल की। और एज द पीरियड एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड पीआरबी commencing from the date of the receipt of the peer review report, the validity of the peer review certificate issued to unit shall be decided by the board। अभी डिसाइड नहीं है, जैसा बोर्ड डिसाइड करेगी उसके हिसाब से अपन भी देख लेंगे। एक्सटेंशन, अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट का तुमको एक्सटेंशन करवाना है अगर, तो उस केस में तुमको रीजन बताना पड़ेगा, और रीजन तुम बताओगे तो उस केस में तुम्हारी वैलिडिटी ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड एग्जिस्टिंग पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकती है पीआरबी, ग्रांट किया जा सकता है तुमको एक्सटेंशन ऑफ द पीआरसी, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। द प्रैक्टिसिंग यूनिट शैल मेक एन एप्लीकेशन, किसमें? फॉर्म 8 में, रिक्वेस्टिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड वैलिडिटी। एक और फॉर्म ऐड कर लो, फॉर्म 8 फॉर एक्सटेंशन। तो 8 से कैसे याद रखोगे? देखो वैलिडिटी में कितना वर्ड है, और अभी 8:30 भी बज गए। तो फॉर्म 8 याद रखना है तुमको, कैसे भी रख के याद रखो। एक्सटेंशन, वैलिडिटी में भी 8 वर्ड है और एक्सटेंशन में भी 8 वर्ड है। उसमें 9 रहना, अरे वाह। ठीक है, तो फॉर्म 8 याद रखना है तुमको जैसे भी। बाकी अपने मोस्टली फॉर्म्स भी याद कर लिए। इनहेरेंट लिमिटेशन पीयर रिव्यू की एकदम सिंपल है। क्या पीयर रिव्यू तुमको लगता है गीता है? क्या पीयर रिव्यू कोई ग्रंथ है? नहीं है, राइट। तो पीयर रिव्यू में भी एज सच मेजर डिफॉल्केशंस होंगे। जब रिव्यूअर रिव्यू करने आएगा तो वो सामने वाला भी भगवान नहीं है
ना मैं भगवान हूँ। और वो जिस चीज की रिव्यू करने आ रहे हैं, वो किसकी रिव्यू करने आ रहे हैं? यहाँ पे क्या चीज रिव्यू करने आ रहे हैं? क्या रिव्यू करने आ रहे हैं वो? क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, राइट? ये क्वालिटी प्रोसीजर्स, मेरी प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, पीईटीज, ये सब मैं कंप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं? तो ये जो स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स है, ये खुद में इनहेरेंट लिमिटेशन हो सकती है। मतलब मैं जितना भी, अगर जो बोलते हैं ना अपन कि तुम इंटरनल कंट्रोल कितने भी रोबस्ट कर लो, लेकिन डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क तो रहेंगे, कहीं ना कहीं ब्रीच किया जा सकता है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सिमिलरली मेरे सीएफएम में मैं जितने भी क्वालिटी कंट्रोल्स अच्छे लगा लूं, लेकिन कहीं ना कहीं इनहेरेंट लिमिटेशन उसमें भी होंगे ही होंगे। तो तुम जिस चीज का रिव्यू करने आ रहे हो, उस चीज में खुद में इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो ऑफ कोर्स क्या पीयर रिव्यू में इनहेरेंट लिमिटेशन आ नहीं जाएगा? यस, तो मैं क्या बोल रहा था, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ पीयर रिव्यू, राइट? सबसे पहला तो मैंने क्या बोला कि जो स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू है, जो पीयर रिव्यू गाइडलाइन है, पीयर रिव्यू गाइडलाइन 2022, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई गीता नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, जिसका तुम रिव्यू करने आ रहे हो उसमें खुद में इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो तुम्हारे पीयर रिव्यू में तो इनहेरेंट लिमिटेशन आएगी ही आएगी। तो देखो क्या क्या लिखे है, रिव्यूअर कंडक्ट्स रिव्यू एज पर पीयर रिव्यू गाइडलाइन। तो पीयर रिव्यू गाइडलाइन के तहत तुम कर रहे हो, कोई गीता के तहत नहीं कर रहे हो, कोई गाइडलाइन के तहत ही कर रहे हो, बस नॉर्मल सी गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन में हो सकता है इनहेरेंट लिमिटेशन निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, रिव्यू वुड नॉट नेसेसरी डिस्क्लोज ऑल वीकनेस। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम सारे ऑडिट देख रहे हो क्या? तुम तो सैम्पलिंग बेसिस में उठा रहे हो कुछ कुछ ऑडिट, तो सैम्पलिंग के कारण हो सकता है बेस्ड ऑन द सिलेक्टिव टेस्टिंग, इसलिए भी हो सकता है इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाए। और तीसरी बात देखो क्या बोलता है, एज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन इन इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। जिस चीज का तुम रिव्यू करने आ रहे हो उसमें खुद में इनहेरेंट लिमिटेशन है, विच हैपेंस टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिव्यू। जिस चीज का रिव्यू करने आ रहे हो उसमें खुद में जब इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो तुम्हारे रिव्यू प्रोसीजर में तो इनहेरेंट लिमिटेशन आ ही जाएगी। तीनों पॉइंट क्लियर है? ये आ सकता है 4 नंबर के लिए, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ पीयर रिव्यू। आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है एक बार। एंड लास्टली मैंने डिफरेंस बताया हुआ है पीआर और क्वालिटी रिव्यू में। पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में डिफरेंस बताया हुआ है। पीयर रिव्यू कॉन्स्टिट्यूट कौन करती है? आईसीआई काउंसिल, जबकि क्वालिटी रिव्यू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पीयर रिव्यू जी का ऑब्जेक्टिव अलग है, क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव अलग है। पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट इंडिविजुअल डेफिशिएंसी, जबकि क्वालिटी रिव्यू का देखो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड एरर्स, इनएडिक्वेसीज इफ एनी कमिटेड बाय द ऑडिटर। सीरियस एरर को डिटेक्ट करना ही मेन यहाँ पे एम है क्वालिटी रिव्यू का। और फिर उसके ऊपर भजिया तलो, मतलब उसका तलिया, यानी क्वालिटी, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लो, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लो। एंड जबकि पीयर रिव्यू में देखोगे तो तुमको इफेक्टिवनेस टेस्ट करनी है कि भैया तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रॉपर्ली, एसक्यूसी इफेक्टिवली है कि नहीं, तुम्हारा टीओसी अगर तुम्हें बोलूँ इफेक्टिवली प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ एरर्स वगैरह होता है, ऑब्जेक्टिव डिटेक्शन ऑफ एरर्स। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, एम अलग है, मोटिव अलग है, एंड ऑब्जेक्टिव अलग है। ये तुम्हारा हो गया डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। तो यहाँ अपना होता है पीयर रिव्यू एक बार के लिए ओवर, करेक्ट? तो पीयर रिव्यू के अमेंडमेंट्स को एक बार ध्यान से देख लेना, और पर्टिकुलरली जो अदर प्रोसीजर है उसको फिर से एक बार रिव्यू कर लेना। पीयर रिव्यू का प्रोसेस पर्टिकुलरली मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको अपने लेवल पे जितना समराइज कर सकता हूँ मैंने समराइज किया है। इसके अलावा ये टॉपिक्स को तुम लोग को बुक से ही पढ़ सकते हो। क्या डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने, जो 4 डॉक्यूमेंट देखा अपन ने, एक मीम वाला, एक फॉर्म 1, एक फॉर्म 5 और एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। सिमिलरली रिव्यू और पीयर रिव्यू रिपोर्ट का जो रिव्यू करेगा कौन? पीआरबी सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी सुपरविजन के सेक्रेटरी के सुपरविजन में, पीआरबी के सेक्रेटरी के सुपरविजन में। सिमिलरली पीआर सर्टिफिकेट का इशू, वैलिडिटी कितनी है पीआर सर्टिफिकेट की, ये सबको बुक से कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलरली। और ये जो चार्ट बनाया मैंने, इसको ऐसे थोड़ा कुछ करके या और इजी वे में, और इससे भी इजी वे में कर सकते हो, तो जरूर जरूर याद करके ही जाना अच्छे से। यहाँ से एमसीक्यू पक्का पक्का आ सकता है, देखने को मिलेगा तुमको, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है ही पीयर रिव्यू से। एंड ऑल्सो डोंट इग्नोर क्वालिटी रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल मैंने क्या बताया था, उसमें भी सब्सटेंशियल अमेंडमेंट हुआ था 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट पहले, और अभी तक एक भी बार आया नहीं है वो अमेंडमेंट पोर्शन से भी। जैसा ये अमेंडमेंट है ना, वैसे ही सेम अमेंडमेंट वहाँ पे हो चुका है क्यूआरबी में, क्वालिटी रिव्यू में, और वहाँ से अभी तक आया नहीं। अभी जो आया था लास्ट अटेम्प्ट में, वो भी तुम्हारा नॉर्मल आया था, क्यूआरबी का पावर्स, क्वालिटी बोर्ड के पावर जो पहले थे वही वाले आए थे, ठीक है? तो वो भी, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। मन करेगा, बहुत करेगा छोड़ने का, अभी से बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल मत छोड़ना। तो यहाँ अपना अमेंडमेंट होता है पीयर रिव्यू का। अपन एक बार अब क्विकली अमेंडमेंट कवर कर लेते हैं प्रोफेशनल एथिक्स का।